बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमतों के साए में सुनो न्यूज़ की खुसूसी सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद और तमाम देखने वालों को जी खुशामदीद कहते हैं। और मैं हूँ उज़ैर मलिक। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 22वां रोज़ा है और उजालों का ये सफ़र अब अपने आखिरी पड़ाव की जानिब गामज़न है, जहाँ पर हर लम्हा बख्शिश और मग़फ़िरत की खुशबू लिए हुए है। उजालों के इस अशरे में हमारी कोशिश है कि हम अपनी रूह को अनवार इलाही से मुनव्वर करें और वो बातें सीखें, वो तालीमात सीखें जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को सवार। जी बिल्कुल, और आज की इस ट्रांसमिशन में हम उन अहम मामलात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ईरान जंग की ताज़ा अपडेट्स होंगी, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी का भी पोस्टमार्टम करेंगे और इसके साथ साथ लाहौर में क्राइम की सूरत हाल और पुलिस की तैयारियों के हवाले से DIG फैसल कामरान भी खुसूसी तौर पर ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। और बिल्कुल टॉपिक माहम आपको पता ही है, पूरा खित्ता जो है अब बारूद की बू हम देख रहे हैं कि हर तरफ फैली हुई है और मुकद्दस महीने के तकद्दुस को भी ये मुतासर कर रही है। ईरान पर मुसल्लत इसराइल और अमेरिका की जंग को 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमन की कोई सूरत नजर नहीं आती है। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान में काम मुकम्मल करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ दुबई से लेकर सलाला तक ड्रोन्स की गूंज ने खलीजी रियासतों में अमरीकी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया है। और लेटेस्ट अपडेट ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दरख्वास्त पर सऊदी अरब पहुंचे। बिल्कुल, और पाकिस्तान के लिए जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। एक तरफ ब्रदर हमसाया ईरान है तो दूसरी तरफ खलीज के अरब ममालिक। पाकिस्तान इस वक्त नाजरीन दो धारी तलवार पर चल रहा है और पाकिस्तान ने इस मुश्किल घड़ी में दोनों फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और अमन की ख्वाहिश का इजहार भी किया है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इंतहाई संगीन हैं। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान इस जंग में आम इंसान और आलमी मईशत जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, उनसे इस मौजू पर बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदाए रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। हम देख रहे हैं अमेरिका ईरान अपने अपने मकासद हासिल करने पर तुला है और जो जंग की सूरत हाल है, ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सऊदी वली अहद की दरख्वास्त पर सऊदी अरब पहुँचे हैं। इस दौरे के मकासद आपको क्या लगते हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है? बहुत शुक्रिया माहम और रोज़ैर, आपने इनवाइट किया। देखिए, जो दुनिया जिस तरफ जा रही है वो वाकई बड़ी ख़तरनाक बात है। और कल अक़वाम मुत्तहिदा में जब हम सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक वीटो कर दी गई करारदाद अमन की, और ईरान ने भी कम बैक करके बहुत सख्त शराइत आयद कर दी हैं कि मैं तब सीज़ फायर होऊंगा अगर कंपनसेशन की जाए और ऑब्वियसली गारंटी दी जाए। तो इस जितने बिगड़ते हुए हालात हैं उसमें पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर आप नोट करें कि पाकिस्तान को एक तो बहुत सेंसिटिविटी है हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है हम जो आप कह रही हैं जिस तरफ, लेकिन दूसरी तरफ हमें एक एडवांटेज भी है। जो सेंसिटिविटी या चैलेंजिंग सिचुएशन हमारी इसलिए है कि एक तरफ हमारे जो बॉर्डर्स हैं दो, जो ईस्ट और वेस्ट में आप देख रहे हैं, एक अफगानिस्तान और एक इंडिया, दोनों तरफ से अभी तक वो हमारा कंफर्ट जोन नहीं है। इंडिया अभी भी कहता है इससे दूर जारी है ऑपरेशन। अफगानिस्तान के ऑलमोस्ट एक्टिव ऑपरेशन हो रहे हैं हमारी तरफ से। ऑब्वियसली हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो लीडरशिप है खास तौर पर वो भी इंगेज्ड है। दूसरी तरफ हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक तीसरा बॉर्डर या अनकंफर्टेबल हो जाए या हमारे लिए ऑब्वियसली चैलेंजिंग का सामना करना पड़े हमें। एक बात ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। जहां पे हमारी एडवांटेजेस या बेनिफिशियल पोजीशन है वो हमारे क्लोज रिलेशंस हैं, एक तरफ ईरान के साथ और दूसरा सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब के साथ ना सिर्फ हमारा देरीना हमारा रिलेशंस रहे हैं ट्रेडिशनली, जब बहुत साल पहले 1979 में खाना काबा पर हमला हुआ था, कुछ बदबख्तों ने हमला किया था, उस वक्त भी उनको पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को प्रेफरेंस दी थी। हमारे ही कमांडोज ने जाकर वो कॉरिडोर और सारी मस्जिद को पाक किया था इन दहशतगर्दों से। तो इतने पुराने ताल्लुकात हैं, तो जो किसी मोहताज नहीं है बॉन्ड के या एग्रीमेंट के या कोई डिफेंस पैक्ट होगा तो हम जाएंगे। तो हमारी दोनों मुल्क बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं और उसका एडवांटेज हम ये ले रहे हैं कि हम एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि दो इस्लामिक ब्रदर या बाकी जो इस्लामिक मुल्क हैं जो GCC के कंट्रीज हैं, उनका अगर ईरान के साथ एस्केलेशन बढ़ती है तो दुनिया में एक ही मुल्क खुश होगा और एक ही लीडर खुश होगा और वो है नेतन्याहू। और वो शायद सेलिब्रेट करेगा कि मुसलमान मुल्कों के दरमियान तफरका डालने में कामयाब हो जाएगा। जाहिर है एक हार्मनी हमारी कम होगी।
तो आई थिंक बड़ी अप्रिशिएबल है। हमारी हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर भी अभी गए हैं, तो हमारा जो आउटकम है, हमारी दुआ है कि हम इस चैलेंजिंग सिचुएशन से दोनों के लिए एक गुडविल लेकर निकल सकें इस सिचुएशन में, जिससे हमारा इत्मीनान ईरान के साथ भी खराब ना हो और हम सऊदी अरब की तवक्कुआत को भी ज़ाहिर मायूस ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। खालिद साहब, अगर हम देखें तो सलामती कौंसिल में रूस की जो जंगबंदी करारदाद है उसको अमेरिका ने वीटो किया, जबकि ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान ने दोनों करारदादों की हिमायत की, एक तरफ ईरान का पड़ोसी होना और दूसरी तरफ खलीजी ममालिक से ताल्लुकात। पाकिस्तान की बैलेंसिंग पॉलिसी तवील मुद्दत तक कारआमद रह सकेगी, जिस तरह हम पहले सवाल के जवाब में भी डिस्कस कर रहे हैं? देखिए उज़ैर, हमारे लिए ऑब्लिगेटरी है कि हम बैलेंसिंग पोजीशन रखें, मेंटेन। हम साइड लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम एक तरफ हो जाते हैं तो जाहिर है हमारे लिए अपनी डिस्टेबलाइजेशन की एक वजह बनेगी। उसकी वजह यह है कि हमने कम्युनिटी ऑफ नेशंस में रहना है। एक तरफ नेबर है जिसके साथ हमने रहना है, नेबर कभी नहीं बदल सकते। एक हमारा ट्रस्टेड एलाई, फ्रेंड, ब्रदर लाइक कंट्री सऊदी अरब है, उसके साथ भी हमने बहुत हमारे चैलेंजिंग मुश्किल वक्त में उसने हमारा साथ दिया है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है नहीं हम साइड ले सकें। हमने इसी तरह बैलेंसिंग एक्ट करके चलना है। इवन हमने प्रेशर थोड़ा बहुत लेना पड़े तो लेना चाहिए, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क के अंदर पहले ही हमारे इतने चैलेंजेस है। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी है, टेररिज्म है जिसपे हम निपट रहे हैं, इकोनॉमिक हम रिवाइवल की कोशिश में हैं। तो हम चाहेंगे नहीं कि किसी एक मुल्क को साइड लेकर हम एक ऐसी अलाइनमेंट क्रिएट कर दें जिसके लिए हमारी आने वाले वक्तों में कई दहाइयों तक गुडविल खराब हो। अभी जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कुर्दों के मुतालिक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि वो टेक ओवर करेंगे, और कुर्दों का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने मादरत कर लिया अमेरिकन प्रेसिडेंट से। हालांकि अमेरिका के सदर जैसे से मादरत करना इसलिए कि पिछले तकरीबन 2-2.5 दहाइयों में जो कुर्दों को अमेरिका ने इस्तेमाल किया तो दोनों दफा डिच किया। इस दफा कुर्दों ने ये कहा है अमेरिका को कि आपने तो आना है और चले जाना है, लेकिन ईरान ने हमारा परमानेंट नेबर रहना है। तो हमारी भी वही सिचुएशन है कि हमने साइड नहीं लेनी है। हमारी जो एडवांटेजेस पोजीशन है हम उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो हमें डेफिनेटली करनी चाहिए। सही। अच्छा खालिद साहब, अगर हम खलीजी ममालिक की बात करें, दुबई में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाह पर ड्रोन हमला क्या जाहिर करता है? क्या ईरान अपनी स्ट्रेटजी बदल रहा है? खलीज में क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? देखिए, ईरान के पास टारगेटिंग स्ट्रैटेजी बड़ी लिमिटेड है। अमेरिका के पास देखिए कितने एयर बेसेस हैं यहाँ पर, कितने मरीन बेसेस हैं उनके पास, स्टॉक पाइल कितना है उनके पास, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कितनी डिप्लॉय की है, एयरक्राफ्ट कैरियर कितने लेकर वो आ गए हैं। वेस्टर्न और यूरोपियन मुल्कों से लेकर इराक और मिडल ईस्ट के जो 6 GCC के मुल्क हैं, सबके सब उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो एक जाहिर है उसके पास बहुत ज़्यादा एक माइट है पहले भी फोर्स की। ईरान के पास टारगेटिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ यही है कि वो जंग को अमेरिका के लिए महंगा करता जाए। इजराइल तक जो उसने रीच दिखाई है बुनियादी तौर पर वो यही कर रहा है कि एक ऐसी जंग जो जाहिर है इजराइल को भी महंगी पड़े। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पिछले 20 साल से हर आने वाले सदर के पीछे होते थे, उनको चेज करते थे कि आप किसी तरीके से ईरान पर हमला कर दें। लेकिन तमाम सदूर जो जितने गुजरे हैं उन्होंने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया, जो अप्रिशिएट की जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प उनकी बातों में आ गए हैं, और बातों में आकर उन्होंने जब हमला किया है तो टेक होम उनको ट्रॉफी कोई मिल नहीं रही है कि अपने लोगों को मैं क्या दिखाऊं, क्यों मैंने ऑयल प्राइसेस कहाँ पहुंचा दी, क्यों मैंने इनसिक्योरिटी की सिचुएशन पैदा कर दी, क्यों मैंने माइंस बिछने तक नौबत आ गई है कि ईरान। तो माइन अगर ईरान ने बिछा दी तो ये नहीं होगा कि आज जंग बंद होगी है तो कल माइंस क्लियर होगी, महीनों लग जाते हैं फिर माइंस क्लियर करने में। तो आई थिंक बहुत ज्यादा कितना डेंजरस हो चुका है ये। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी रियलाइज करना चाहिए कि उनको जो उनके दोस्त थे वो इतने दोस्त नहीं थे, खैर खा नहीं थे। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये कह करके ये वेनेजुएला प्लस ऑपरेशन है तो बस हल्का सा धक्का मारना है, जो मैं जंग से पहले भी कह रहा था, वो गलती करवाई उनसे, बहुत बड़ी गलती करवाई है। और आखिरी बात इस पे एक अगर इजाजत दे आधा मिनट में और कहता चलूं, जब ये जंग वेनेजुएला से जीती थी तो मैं इसी बात से खौफजदा था, यानी मेरा कंसर्न ये था कि जब इजी विक्ट्री कोई आ जाती है मिलिट्री स्ट्रैटेजी के अंदर तो इजी विक्ट्री आपको मिसलीड करती है, क्योंकि वेनेजुएला पर उनके ना पैसे लगे, थोड़े बहुत पैसे खर्चे, ना कोई वेपन लगा, ना मिलिट्री बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई। हम सुबह सोकर उठे, पता लगा जी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को और उसकी वाइफ को उठाकर अमेरिकन प्रेसिडेंट ले गए। तो उनको लगा कि ये बहुत आसान काम है, और जब इतनी सस्ती आपको विक्ट्री मिल जाए तो उसके साथ एक चैलेंजिंग अटैच होता है, ये एक प्राइस टैग अटैच होती है कि आप समझते हैं कि ये मेरी पहली विक्ट्री, तो ये एपेटाइजर थी, अभी मेन मेन्यू तो मैंने इस्तेमाल करना है। तो मेन मेन्यू उन्होंने रात को समझकर हमला कर दिया कि जितना आसान वेनेजुएला था, बाएं हाथ से वेनेजुएला को टिकाने लगा दिया, दाएं हाथ से ईरान को टिकाने लगा। तो ये मेरे जैसे स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी को भी पता है कि ये बहुत मिसलीडिंग होता है, मिसकैलकुलेशन होता है, और बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट का वजह बन सकती है, जो कि मुझे लगता है बन रही है।
बिल्कुल, या तो फिर खालिद साहब ऐसी भी सिचुएशन होती है जैसे क्लास में दो बच्चों का ही मुकाबला होता है, एक मैथमेटिक्स का होता है, एक साइंस में जी विन कर जाता है, तो ये वाली सूरत हाल हो गई है। लेकिन ईरान की अगर हम जवाबी कार्रवाइयाँ देखें तो अमेरिका समेत बहुत से मुल्कों को हैरानगी हुई होगी कि ये क्या हो गया, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको ये जंग आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करती दिखाई दे रही है? देखिए माहम, जंग जितने दिन भी चले, और मैं शायद दूसरे दिन से ये कह रहा था कि अमेरिका ने जिस तरीके से हाइप क्रिएट की अपने लोगों के ज़हनों में कि हम इनविंसिबल हैं, हम इनवर्नरेबल हैं, हम सबसे बड़ी फौज हैं दुनिया की, हमारे पास जो माइट और मटेरियल है वो किसी के पास है ही नहीं। तो आपने खुद ही जो क्रिकेट की टर्म में आप भी बच्चों वाली बातें की, मैं क्रिकेट की कर देता हूँ, वो खुद ही रन रेट अपना चढ़ा लिया। तो जब आप रन रेट चढ़ा लेते हैं तो फिर आपको डिलीवरेंस करके मीनिंगफुल एक वॉर ट्रॉफी दिखानी होती है अपने लोगों को। वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्सपेक्टेशन जब बढ़ा ली तो जाहिर एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई। ईरान ने क्या करना है, मैं दूसरे दिन से ही जंग के कह रहा हूँ, ईरान ने जंग जीतनी नहीं है, अमेरिका ने जंग जीतनी है, एक वॉर ट्रॉफी दिखानी है, तब लोग तसल्ली में आएंगे जनाब हमने बहुत बड़ा खुदा ना खासा जिनी को कब्जा कर लिया। ईरान ने कुछ नहीं करना, ईरान ने सिर्फ सस्टेन करना है। अमेरिका ने जीतने के लिए खालिद साहब, ईरान एंगेज कर रहा है, हम देख रहे हैं, और रशिया जो है वो ईरान को यूक्रेन जैसी ड्रोन हिकमत अमली अपनाने का मशवरा दे रहा है। दिफाई नुक्ते नजर से मॉस्को तेहरान इत्तेहाद खित्ते में अमरीकी बरतरी के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? ये उज़ैर बहुत अच्छा सवाल इसलिए है आपका कि ये जाहिर सारी दुनिया इस वक्त हिसाब लगा रही है कि रूस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ख्याल है अगर कोई इस जंग से सबसे इत्मीनान में कोई शख्स है तो वो प्रेसिडेंट पुतिन है, और उसकी वजह मैं साबित करने की कोशिश करता हूँ। वो इसलिए कि जब अमेरिका इस जंग में नहीं आया था तो तमाम के तमाम अमेरिका का, यूरोप का, वेस्ट का, नेटो का फोकस था यूक्रेन, उसकी मदद करना। तो सारे मिलिट्री एड, फाइटर जहाज, ड्रोन, मिसाइल सब कुछ यूक्रेन को दिए जा रहे थे। जाहिर है रूस को सामना करना पड़ता था। जब से ये मिडिल ईस्ट की जंग लगी है तो प्रेसिडेंट पुतिन चाहेंगे कि तमाम वेस्ट जो सारे असले उठाकर मेरे खिलाफ लाए थे वो उठाकर सारे ले जाए मिडिल ईस्ट पर, नंबर 1। नंबर 2, उनका प्रेशर कम हो जाएगा यूक्रेन का उनके रूस के ऊपर। नंबर 2, दुनिया में तेल इस वक्त शॉर्टेज हुई है, सबसे ज्यादा तेल दुनिया में रूस के पास है। अब रूस ने सुना है कि ये कैश पे तेल बेचना शुरू कर दिया कि जो मुझसे लेना चाहता है वो कैश ले। कैश उसको क्यों चाहिए? यूक्रेन की जंग के लिए। तो ये दो डायमेंशन तो इस वक्त रूस के हैं। तो रूस बड़ा पॉजिटिव है कि जब तक ये जंग चल रही है मेरे से चीन भी खरीद रहा है। अब चीन की तरफ आते हैं कि चीन की क्यों एडवांटेज हो रहा है। चीन का ये है बुनियादी तौर पर कि चीन और रूस मिलकर चाहते हैं कि जो अमेरिका ने अपना माइट बनाया हुआ था, अपना गुरूर बनाया हुआ था दुनिया में कि मैं ही अकेला सुपर पावर रह गया हूँ, वो चाहते हैं वो डिप्लीट हो रहा, मिलिटरीली भी, डिप्लोमेटिकली भी, पॉलिटिकली भी। चीन की कंफर्ट जोन ये है कि चीन इस वक्त जो तेल खरीद रहा था ईरान से वो लेता था तकरीबन 1.4 बिलियन बैरल एवरी डे, जो कि ईरान का 80% था। अब दुनिया में देखे कोई मुल्क ईरान से तेल नहीं खरीद सकता था क्योंकि चीन ताकतवर है, उसको अमेरिका नहीं रोक सका। तो 80% ईरान के तेल की एक्सपोर्ट चीन लेता था, ऑल्दो वो चीन की सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता था, बाकी वो रूस से पूरी कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों मुल्क चीन और रूस जो है वो कंफर्ट जोन में है कि हम अपने घरों में बैठे हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी हुकूमत और उनकी मिलिट्री अगर एम्बैरेसमेंट में फेस कर रही है तो वो ऐसा डिप्लीट बिल्कुल उन्हें खुद सामने नहीं आना पड़ा और बैठे बिठाई सारा काम हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि सैटेलाइट इमेजेस हों या और बड़ी कोई मदद हो तो वो बैकएंड की जा रही है रशिया की जानिब से। ईरान को, तेहरान को चीन भी जो है वो सपोर्ट कर रहा है, खुल के उस तरह से सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे बड़े बेनिफिशरी जो हैं वो सदर पुतिन ही है, जो कि खालिद साहब भी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। उज़ैर ऐसे होता है ना कि जो दो लोगों की लड़ाई होती है बीच में एक इंसान फ़ायदा उठा रहा होता है, यही इस वाली सूरत हाल है। लेकिन हम हमेशा से यही दुआ करते हैं कि भाई खित्ते में अमन हो। ईरान तो डटा हुआ है, अमेरिका का बहुत असरात हमारे तक भी पहुँच चुके हैं जनाब। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें, गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो कि हमारे जैसा मुल्क जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। सिंध की सियासत में एक बड़ी हलचल हुई है, उसकी बात कर लेते हैं। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तब्दीली का फैसला किया है। नए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को भी इरसाल कर दिया। जी बिल्कुल, और एतमाद में न लेने पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने MKM को वफाकी हुकूमत से अलहदगी का मशवरा दिया है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि रिवायत रही है कि सिंध का गवर्नर MKM पाकिस्तान का होता है। ऐसे यकतरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं है। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी, उनसे जान लेते हैं क्या वजह बनी। बताइएगा गवर्नर सिंध की तब्दीली के पीछे आपके पास क्या ज़राए बताते हैं, क्या मुहर्रकात हैं?
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की तब्दीली की बुनियादी वजह वो है जो गवर्नर हाउस में अब से कुछ देर कबल एक इजलास हुआ था और वो एक जामियात के लिए होने वाला ओपन सेशन इवेंट था। उसमें सुबह सिंध की तकसीम के हवाले से जो बातें हुई वो पीपल्स पार्टी को नागवार गुजरी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से उस मामले पर इज़हार ख्याल किया गया। फिर ये मामला बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी तक जा पहुंचा, जिसके बाद गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले ही जो है ये जो निहाल हाशमी हैं इनके गवर्नर बनाए जाने का एक नोटिफिकेशन सामने आया था, जो बाद में पता चला जी जाली था। लेकिन जब से ही ये मामला गर्म हो गया था और गवर्नर सिंध की तब्दीली की बातें सामने आ गई थी। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर जो धड़ेबंदी है उसमें भी मुखालफत का सामना था। फारूक सत्तार जो कि MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, उनकी जानिब से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को नामजद किया गया था और उन्होंने तकरीबन 41 महीने तक ये गवर्नर सिंध का ओहदा निभाया है। लेकिन क्योंकि MQM के अंदर इंटरनल इशूज हैं, MQM के अंदर धड़ेबंदी है, उसकी वजह से ये मामला मुतासिर रहा। आज जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से समरी मूव कर दी गई है ऐवान सदर को कि गवर्नर सिंध की वो तब्दीली करना चाहते हैं, तो अब देखें दो चीज़ें बहुत बड़ी हैं। अमूमन कराची का जो गवर्नर, जो सूबे सिंध का जो गवर्नर होता है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का होता है। जिस तरह से माजी में इशरत लिबास खान 14 साल सिंध के गवर्नर रहे और कामरान टिसोरी का ताल्लुक भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है। लेकिन अब मुस्लिम लीग नवाज जो कि वफाकी हुकूमत में है, उन्होंने जो ऐलान किया है, उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये गवर्नरशिप नहीं देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि अब गवर्नर जो होंगे वो नून लीग के निहाल हाशमी होंगे, जो कि सेनेटर हैं और एक कारकुन से लेकर वो ऊपर तक आए हैं। और नून लीग की सियासत में सूबा सिंध में जो चंद मरकजी कायदीन हैं, रहनुमा हैं, उनमें निहाल हाशमी का शुमार होता है, जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी खड़े रहे और अब मियाँ शहबाज शरीफ के साथ भी खड़े रहे तमाम तर सूरत हाल के बावजूद। तो बिल्कुल शुएब साहब, अगर हम देखें तो अगर हालात का तज्जिया करें तो बिल्कुल जो बातें हुई वो नागवार गुजरी। गवर्नर हाउस के अंदर होने वाली पीपल्स पार्टी जो है वो इससे ऑफेंड हुई है। तो अब अगर तब्दीली की बातें हो रही हैं तो MQM पाकिस्तान कितनी तैयार नजर आती है इस तब्दीली को कबूल करने के लिए, या फिर वो रेजिस्ट करेगी फेडरल गवर्नमेंट के सामने? देखें इस वक्त तो MQM के पास ऑप्शन क्या है कि वो वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाएं, उनके पास दूसरा ऑप्शन तो कुछ नहीं बचता। अच्छा, MQM के पास जो दो वजारतें हैं वो मुस्तफ़ा कमाल सूबाई वफाकी वजीर सेहत हैं और वजीर तालीम, वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी जो खुद मुत्तहिदा के इस वक्त लीडर भी हैं। तो ये दोनों वजारतों से हटे MQM हुकूमत से बाहर निकले। अच्छा, डॉक्टर फारूक सत्तार से आज जब बात हुई सहाफ़ियों की तो उन्होंने कहा कि ये जो MQM के साथ जो मामला इस वक्त आया है इस पर वफाक ने उनको एतमाद में नहीं लिया था। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा है कि ये एकतरफा फैसला है जो वफाकी हुकूमत ने किया है और हुकूमत में रहने का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई जवाब नहीं बचता। लेकिन अभी ऑफिशियल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई और MQM का जो मरकज है बहादराबाद, वहाँ पे सलाह मशवरे का सिलसिला जारी है और डॉक्टर फारूक सत्तार का ये कहना है कि हमें फिलफौर हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन ये चीज़ उन्होंने सिर्फ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में की है। MQM ने अभी तक अपना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जारी नहीं करा, MQM ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। डॉक्टर फारूक सत्तार ही वो शख्स थे जिन्होंने कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध के मनसब लेकिन शुएब, आपको क्या सूरत हाल लगती है, आपके ज़राए क्या बताते हैं, ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है? कोई मज़ीद सियासी तब्दीलियाँ हो सकती हैं, कोई बॉयकॉट सामने आ सकता है बड़ा? जी बिल्कुल, ये सामने आ सकता है क्योंकि देखिए सियासत में तो सब गुंजाइश होती है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का स्टांस अभी हमें देखना होगा क्योंकि वफाकी हुकूमत का जो फैसला है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये कहना है कि हमें उसमें शामिल नहीं किया गया। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब बर्नी, आप हमें तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन चल क्या रही है। और देखते हैं कि कामरान टिसोरी अपनी सीट बचाने के लिए, गवर्नरशिप को बचाने के लिए हाथ पांव मारते हैं, क्या एफर्ट करते हैं, या फिर निहाल हाशमी ही गवर्नर हाउस के नए मकीन बनते हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमजान। सदाए रमजान में अब बात करेंगे उस खेल की जो हमारे खून में दौड़ता है, लेकिन गुज़श्ता रोज ढाका के मैदान से जो खबर आई उसने क्रिकेट शायकीन के तो दिल ही तोड़ दिए। वहां 114 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई और साहबजादा फरहान, मौज सदाकत शामिल और अब्दुल समद की अगर हम बात करें तो ये चार नए चेहरे थे जो कि एक साथ मैदान में उतारे गए, मगर नतीजा ऐसा निकला कि 31 ओवर्स भी पूरे ना खेल सके। बस ये तो मायूस कुन है ही। हम जब भी जिक्र करेंगे ना पाकिस्तानी टीम का, क्रिकेटर्स का, तो ऐसे ही जिक्र करेंगे और मायूसी के साथ ही करेंगे और ऐसे लग रहा है कि बाबर आजम को ब्रेक देना टीम को बहुत महंगा पड़ रहा है। और ढाका के शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में नाहिद हुसैन ने वो तबाही मचाई कि तजर्बाकार रिजवान और सलमान अली आगा भी बेबस नजर आए।
आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ स्पोर्ट्स तजियाकार अहमद नजीब सत्ती साहब। उनसे जान लेते हैं क्या मामला हुआ है, बुरा दिन था या हमारी जो नई हिकमत अमली है वो गलत समत में जा रही है। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदाए रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। एक साथ 4 खिलाड़ियों का डेब्यू करवाने के पीछे आपको क्या लॉजिक समझ आती है, और वो भी एक ऐसी टीम के खिलाफ जिसने आपको गुज़श्ता सीरीज में वाइट वॉश भी किया है? देखिए, बात यह है कि वो आप बात कर रही थी ना कि हमारा दिन बुरा था, तो मैं इसको यूं कहूंगा कि हमारा दिन भी बुरा था, अगली टीम डैडी थी। तो दूसरा ये कि हमारे जो खिलाड़ी 4 डेब्यूटेंट्स हैं, इनमें से ये जो सिलेक्शन हुई है ना, बेसिकली मैं खिलाड़ियों को नहीं कहूंगा, ये सिलेक्शन इतनी गलत सिलेक्शन हुई है कि वर्ल्ड कप में भी सिलेक्शन बिल्कुल गलत हुई थी। यहाँ पे तो इंतहा हो गई है बुरी सिलेक्शन की। तो मैं प्लेयर को क्या कहूँ, मैं तो सिलेक्शन कमेटी पे बात करूंगा। हम कोच या कैप्टन के ऊपर ज्यादा बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है सिलेक्शन कमेटी और उसको आकिब जावेद साहब हेड कर रहे हैं। तो जब तक वो मसला आप हल नहीं करेंगे, मैं और आप यही परेशान रहेंगे कि आज हम इस टीम से आगे उससे आगे। खिलाड़ियों ने तो बुरा खेला, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक सिलेक्शन कमेटी इतना खराब किरदार अदा कर रही है कि उसकी वजह से आपकी क्रिकेट जो है वो टॉप लेवल की नेशनल को सेटल नहीं हो पाई। अच्छा अहमद, अगर हम देखें तो कोई 1-2 नहीं, इकट्ठे 4 नए खिलाड़ी जो हैं वो शामिल कर लिए गए, उन्हें डेब्यू करवा दिया गया। ये जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्हें सबक सिखाने के लिए था, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था, या फिर फायदा दिलाने के लिए था कि जनाब देखा अगर वो नहीं खेलेंगे तो ये सूरत हाल होती है? ये सबक पता नहीं किसको सिखाया जा रहा है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है। आपने 4 डेब्यू करा दिए, क्या जरूरत है? और सबसे पहले देखिए कि डेब्यू कराए किनके। थोड़ा सा हम लॉजिकली थोड़ा चीजों को देखते हैं। टॉप ऑर्डर में तो पाकिस्तान को वनडे में एट द मोमेंट मसला ही नहीं था, तो आपने टॉप ऑर्डर के लोगों को क्यों रेस्ट कराया? साइम अयूब के 46 का एवरेज है, 100 के करीब का उसका स्ट्राइक रेट है। वनडे क्रिकेट में तो वो सॉर्टेड प्लेयर है। फखर जमान आपका वनडे का बड़ा आउट क्लास ओपनर है, वो भी मसला नहीं है। उसके अलावा ऑप्शंस गिन लें, आपके पास कितने बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। चांद मसूद आपके पास ऑप्शन मौजूद, आपने साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं, यानी एज एन ऑप्शन मौजूद है। अब्दुल्ला शफीक एक और बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद है। इमाम आपके पास है। तो फिर भाई 3-3 ओपनर क्या सिलेक्ट करने की जरूरत थी? यानी इस क्वेश्चन एक बेकार की प्रैक्टिस है ना। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप मिडिल ऑर्डर में अब्दुल समद को डेब्यू कराया है। 30 का उसका जो है वो एवरेज है। उसके मुकाबले में जो टॉप परफॉर्मर आपके डोमेस्टिक में मिडिल ऑर्डर के, जिसमें अवैज जफर है, उसमें मोहसिन विर्क है, उसमें आपका सलमान है फाटा वाला, उसमें आपके और 2-4 नाम है, अभी एक तो मेरे जहन में नहीं आ रहे। तो एक भी टॉप परफॉर्मर आपका मिडिल ऑर्डर में आपने 50 ओवर की क्रिकेट में नहीं रखा है। आप T20 के प्लेयर वनडे में डाल रहे हैं, ठीक है। और आपने साद मसूद ने टोटल डोमेस्टिक में 3 लिस्ट एक मैच खेले हैं, एक फर्स्ट क्लास ने खेला। टैलेंट अपनी जगह। तो मैं इस सिलेक्शन को क्या चीज समझू, मैं से क्या समझू कि बांग्लादेश तो बड़ी बड़ी टीमों को अपने घर में आके हरा देता है। हम तो ये अभी मतलब आप ये कहें कि अंडर 19 के बच्चे या को बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस टीम लेकर गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर मैं और आप ये समझेंगे कि ये टीम को बहुत बड़ा धमाका करेगी, ये धमाका नहीं अपना ही पटाखा निकालेगी। अच्छा, साहबजादा फरहान T20 वर्ल्ड कप 2026 के टॉप स्कोरर रहे, मगर वनडे फॉर्मेट के पहले ही इम्तिहान में वो दबाव का शिकार नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? अच्छा, ओपनिंग कितनी बुरी नहीं थी। अगर आप ओपनिंग देखेंगे, मां सदाकत और साहिबजादा फरहान ने कंट्रीब्यूट कर लिया था। मैं ख्याल 40 के आसपास कहीं पहली विकेट गिरी होगी। बाकी जो प्लेयर बाद में आए ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। देखें, ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है, हम कंडीशंस को रीड नहीं करते। कंडीशंस में ये था कि बांग्लादेश ने टॉस जीता था और बॉलिंग का फैसला किया। तो क्योंकि फ्रेश पिच है तो उसमें मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर था। और तकरीबन अगर आप मैच देखेंगे तो 15 ओवर तक वो थोड़ा रहा। एक ही नाहिद राना, हम तो अपने मुल्क में नाहिद अख्तर साहिबा को सुनते थे, ये नाहिद राना तो हमारे लिए बड़े मुश्किल हो गए। तो ये नाहिद राना का एक स्पेल ही 5 विकेट ले गया, मैच एक तरफ कर गया। ठीक है, वो तेज है, क्विक है, लेकिन यही मसला है कि T20 खेल खेल के हमारे प्लेयर्स को बॉल छोड़नी नहीं आती। बॉल छोड़नी भी होती है जब कंडीशंस मुश्किल होती हैं। तो आपने 15 ओवर थोड़ा सा देखभाल के खेलना था, थोड़ा सा वॉचफुल खेलना था। उसके बाद जब 15 ओवर गुजर गए तो आपने देखा कि फहीम आए तो उनकी शॉट्स लग रही थी बड़ी आराम से, क्योंकि पिच थोड़ा वक्त के साथ मॉइस्चर खत्म होता है तो फ्लैट होता है। और सेकंड इनिंग्स में बिल्कुल सीधा हो गया था बैटिंग के लिए। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि प्लान नहीं करना आता। देखिए, वनडे क्रिकेट में T20 और टेस्ट दोनों खेलने पड़ते हैं। जब कंडीशन मुश्किल हो तो टेस्ट क्रिकेट की तरह बॉल को छोड़ना भी और बुरे बॉल का इंतजार करना। जब कंडीशन फ्लैट हो जाए, मॉइस्चर निकल जाए, तो फिर आप खुल के T20 की तरह खेलें और वो कवर कर लें जो आपने पहले वक्त लिया है। तो जो एडेप्टेबिलिटी और सिचुएशन को रीड करना भूल गई हमारी टीम। वनडे क्रिकेट नहीं खेलती और T20 खेल खेल के इतनी आदत होगी हर बॉल पे शॉट मारने की कि उनको बॉल रोकना और छोड़ना जो है ना,
उसमें विकेट पे रुकने का फन जो है ना, लगता है वो थोड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल अहमर, बाबर आजम की गैर मौजूदगी में मिडिल ऑर्डर मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दिया। क्या टीम मैनेजमेंट ने बाबर को आराम देकर बैटिंग लाइन के तवाजुन के साथ आप समझते हैं कि खिलवाड़ किया? बाबर होता भी तो फर्क कितना पड़ना नहीं था। मैं आपको बड़ी सीधी बात बता रहा हूँ, क्योंकि पिच मुश्किल थी और बाबर खुद स्ट्रगल दो तज्जिया कर रहा है। अगर आप उनका वनडे क्रिकेट का रिकॉर्ड रिसेंटली देखेंगे, पुराने बाबर की बात नहीं कर रहा, आप रिसेंटली को 1 साल में देखेंगे तो जिस तरह बाकी प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने भी स्ट्रगल ही करना था। कहने का मकसद ये है कि एक बाबर होते, मतलब में बाबर होते या ना होते की बात नहीं है। कहने का मकसद है आपने पूरी जो फुल अवेलेबल आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, उसके साथ आपको जाना है। उसकी वजह ये है, एक तो बांग्लादेश मुश्किल टूर है, आपने यंग लड़कों को वहां मिडिल ऑर्डर में जरूर चांस दें जो हमारा कमजोर हिस्सा है, फास्ट बॉलिंग में लेके जो हमारा कमजोर हिस्सा है। टॉप ऑर्डर इज नॉट अ प्रॉब्लम एट द मोमेंट फॉर पाकिस्तान इन द वनडे क्रिकेट। और फिर आपके सिर्फ चंद वनडे मैच रह गए आपके वर्ल्ड कप से पहले, तो कोई अक्लमंद जी शऊर आदमी कहाँ एक्सपेरिमेंट करेगा भाई? अहमद, बाबर की बात हो रही है, जिस मैच में बाबर होते हैं वो भी मैच कोई जीत तो नहीं हम पाते। नहीं, मसला बाबर का नहीं है। देखिए, मतलब बाबर हो या ना हो का मसला बाबर का नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब अच्छा खेलते हो तो एज अ टीम खेलते हो, और जब आप अच्छा नहीं खेलते हो तो एज अ टीम नहीं खेलते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये बहुत कमजोर टीम बांग्लादेश लेकर गए हैं। देखिए, हम पाकिस्तान है, इसका नाम है, इसकी एक लेगेसी है, हमने बड़े बड़े नाम प्रोड्यूस किए हैं। अब हम क्या इसी के लिए रह गए, रुसवाई के लिए? क्या जो भी आएगा हमें हरा देगा? तो मेरा ख्याल है कि होश के नाखून लेने चाहिए। ये प्लेयर का कसूर नहीं है, मैं किसी प्लेयर को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं ब्लेम करूंगा सिलेक्शन कमेटी को कि उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती। प्लेयर पे तो 50 लाख जुर्माने की बात होती है, सिलेक्शन कमेटी पे क्यों बात नहीं होती? जो कि बिल्कुल अहमद, बिल्कुल सही नुक्ता उठाया आपने कि सिलेक्शन पर क्यों नहीं बात होती है। जो सिलेक्ट करें उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे तो हम बात कर ही लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ऐसे लगता है कि टीम हर किसी के साथ हारने जाती है। हमारा एक अब यहाँ से हम वो रिकॉर्ड देखिए, हमारा रिकॉर्ड आप देखें, आप पिछली बार भी उनसे वाइट वॉश होके आए हैं, तो आप इस तरह के प्लेयर्स को 4 को डेब्यू नहीं करवा सकते। आपको देखना पड़ता है, टीम बेहतर बनानी पड़ती है। खैर, अब सिलेक्शन कमेटी क्या फैसला करेगी ये तो देखेंगे आने वाले वक्त में। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हमारा किचन सेगमेंट इफ्तार पकवान। तो स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इफ्तार पकवान और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान के रोज़े आप लोगों के बेहतरीन जा रहे होंगे। इफ्तार पकवान को स्पॉन्सर किया है करशी जामे शीरी ने, सेब्रोसो ने, केनौर और डालडा ने। और अब मैं बुला लेती हूँ उनको जो कि हमारे साथ इस पूरे रमज़ान हैं। शेफ अनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खूबसूरत लड़की। मैं बिल्कुल ठीक ठाक प्यारी लड़की। हम लोग पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, लेकिन चूंकि रमज़ान है, रोज़े हैं, तो ये सच है, इसमें झूठ नहीं है। नहीं भाई, जन्नत की तारीफ अगर जन्नत मेरी तारीफ करे या मैं जन्नत की तारीफ करूँ तो वो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि हम हल्फन सच कह रहे हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है। हम माशाल्लाह दोनों ही खूबसूरत है, इसमें इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे कहूंगी कि खूबसूरत सी, मजेदार सी, बिल्कुल एस्थेटिक सी कोई रेसिपी बनाने जा रही हैं? बिल्कुल, मैं कहती हूँ आज कोई ऐसा शख्स हमारे सेट पे या मुझे छोड़कर कोई ऐसा बंदा और जन्नत को छोड़कर ऐसा कोई बंदा भी नहीं होगा यहाँ पे जो ये रेसिपी नहीं खाता होगा। तो आज अगर आपको सामने नज़र आ रहा हो तो आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट लाहौरी मटन कढ़ाई। वाह वाह वाह, बेहतरीन, बहुत अच्छा। और मीठे में भी कुछ है? यस, बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है। मीठे में क्या बना रही हैं आप? मीठे में आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट सूजी का हलवा, जो कि हम दोनों का फेवरेट है। मतलब बैलेंस हो गया। हाँ, बस कोकोनट ना डालें उसके अंदर तो बहुत अच्छा है, अगर डाल लें तो चले। अनम बहुत चूजी है, अनम आप बहुत चूजी है। मैंने पहली शेफ देखी है जो इतनी चूजी है। यार देखिए, मतलब अब अपनी पसंद, अगर चीज कोई खा ही रहे तो अपनी पसंद की खाना है ना, इसलिए। हाँ, ये बिल्कुल मसला सारा स्टार का है। मसला सारा इतने रोटी दे स्टार्ट है। चलो अब करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। तो रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए आज हम यूज करेंगे डालडा का घी। हैं? जी जन्नत, देखिए। अच्छा, मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रही थी, लेकिन डालडा का घी आज इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि डालडा का घी हम इसलिए इस्तेमाल करें कि माशाल्लाह काफी बड़ी पैकिंग थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जरा उसको पहले से ही हैंडी कर लें। उठाना भी जरा मुश्किल होता है। बिल्कुल, मैंने कहा जन्नत मेहनत करेगी, मैं नहीं चाहती कि जन्नत इतनी मेहनत करे, वहाँ जाएंगी फिर उठाएंगी, वजन बहुत है, रहने दे। तो भाई डालडा का घी हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम सबका एतमाद है डालडा, और यही चीज पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड बनने में डालडा का। और देखिए कितना अच्छा और दानेदार डालडा का घी है। और अब हम इसको ऐड करेंगे। कुछ डिशेस ऐसी हैं जिसमें जो टेस्ट
डेवलप होता है, जो टेस्ट बनता है वो घी से ही बनता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और हम इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब जो है वो घी का ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू आपके पास कितनी रेशो है। हमारे पास 1 kg के करीब जो है वो मटन है, और अपनी सहूलत के लिए जो है बेसिकली मैंने मटन को पहले जो है वो बॉईल कर लिया है, जिसके अंदर हमने नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट और साबुत गरम मसाला डाला था, और डालकर हमने इसको बिल्कुल अच्छा सा टेंडर कर लिया है। तकरीबन 90% जो है हमने अपने इसको रेडी कर लिया हुआ है। मटन हमारा रेडी है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेप पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी फ्लेम को कर देती हूँ अभी बंद। तो अब कर लेते हैं थोड़ी सी कटिंग, क्योंकि हमें चाहिए अनियंस इसके लिए, कढ़ाई के लिए। तो कढ़ाई, मटन कढ़ाई जो है वो अनियन के बगैर जो है वो इनकम्प्लीट है। तो आपने मटन कढ़ाई के लिए जो है वो लाहौरी डिश है तो उसमें तो प्याज लाजमी जाएगा। अच्छा, अगर हम चिकन कढ़ाई बनाएंगे तो उसके लिए जो है हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, प्याज यूज नहीं होगा, प्याज नहीं यूज होगा। चलो जी, अब कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ जी बिल्कुल, चॉप चॉप चॉप। बड़ी फेमस लाहौर में कई जगह हैं जहाँ पर बहुत अच्छी मटन कढ़ाई मिलती है। हम बिल्कुल इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसी के साथ अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, मतलब कट कर लेते हैं टमाटर। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको ग्रेवी कितनी चाहिए। आपको कम ग्रेवी चाहिए तो आप कम बना लें, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा ग्रेवी के साथ बना लें। ये टोटली अप टू यू है। तो ये प्याज हमारा हो गया है लाइट गोल्डन ब्राउन, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे तो आपकी जो सालन है उसकी रंगत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, फ्लेम आपने इसलिए बंद किया ताकि वो साथ चिपके? हाँ जी, नहीं, ताकि वो स्प्लैशेस ना हो, क्योंकि आप थोड़े से हमारे स्प्लैशेस से डरती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम स्प्लैशेस हो। अच्छा, मुझे था कि शायद वो साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा होता है कि स्टिक होना शुरू हो जाता है। नहीं, जिंजर गार्लिक नॉन स्टिक हम यूज कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप इतना सोचती हैं। तो मैं इसलिए इसकी फ्लेम को कर देती हूँ बंद, ताकि जो है कम से कम स्प्लैशेस हो। अब जैसे ही इसमें थोड़ा सा कच्चापन कम होगा, यहाँ पे मेरे पास मटन की स्टॉक पड़ी हुई है, जो जिस मटन को हमने जिसमें बॉईल किया था, ये वो वाटर हमारे पास है। ये आपने ज़रूर रखना है अगर आप बॉईल करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे साथ साथ थोड़ी सी स्टॉक, ताकि जो है कुकिंग का प्रोसीजर, ये स्प्लैशेस का प्रोसीजर जो है ये बंद हो जाए। अब जैसे ही ये होगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको कर देते हैं बिल्कुल स्लो। और अब साथ साथ हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं मसाले इसमें बड़े ही कम से जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूखा धनिया पाउडर। सूखा धनिया आप चाहे तो इसमें साबुत भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी। उसके साथ हम ऐड करेंगे इसके अंदर नमक हस्बे जायका। ठीक है, आप हस्बे जायका या हस्बे ज़रूर है, जितना नमक आपको पसंद है आप उस हिसाब से अपना नमक को अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर भी जा सकता है, और डायरेक्टली आप इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इसको उठा लेते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसका हल्का सा कच्चापन हम ज़रा ख़त्म कर लें, और उसके बाद फिर हम टमाटर ऐड करेंगे। और साथ ही ये जो मटन का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और ऐड करके इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा अच्छे तरीके से जो है टमाटर गल ना जाए। तो ये जाएगा इसके अंदर टमाटर चले गए इसमें। और अब हम इसको 1 से 2 मिनट सिर्फ कुक करेंगे हल्का सा। और साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मटन का स्टॉक। अब मटन के स्टॉक में ही पूरा मटन का फ्लेवर है। अगर आप मटन स्टॉक को वेस्ट कर देंगे तो मतलब कि आपने अपनी मटन कढ़ाई की आधी से ज़्यादा जो है वो उसके फ्लेवर वो आपने वेस्ट कर दिया। तो अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे, लगे इसके अंदर मटन स्टॉक। बेहतरीन। अब हम इसको कर देंगे अच्छी तरीके से कवर, और इसको पकने देंगे अनटिल अनलेस हमारे टमाटर जो है गल जाए, वो अच्छी तरीके से गल जाए। तो इसको कर देते हैं कवर। तो अब इसको देते हैं पकने। तो अब देख लेते हैं मटन कढ़ाई के मसाले की तरफ। तो अब ये देखें कि ये हल्के जो है हमारे टमाटर वो हो गए हैं सॉफ्ट।
और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, और अब हम इस मसाले को पकने देंगे अच्छी तरीके से अनटिल अनलेस, जब तक ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में ना आ जाए। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही को। तो भी चले गए, टमाटरों में जाएगी अब दही। तो ये 1 कप के करीब इसमें दही जाएगी। ये दही चली गई इसमें, और इसको करेंगे मिक्स। और मज़ीद कितना पकाएंगी? अब ये तब तक पकेगा जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मटन। तो तब तक ब्रेक ले लें? जी बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए इफ्तार पकवान। तो ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। मटन कढ़ाई हमारी तैयार हो रही है। मीनवाइल हम जो हमारा मीठा है वो तैयार कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो और मीठे में आज बनने जा रही है सूजी। आज बनने जा रहा है कोकोनट सूजी हलवा। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे, अगर आप मुझे वहाँ से 1 स्पून दे दें, ये ऑरेंज वाला थैंक यू। हम इसमें ऐड करेंगे घी का। अब घी हम इसमें पहले ग्रेजुअली ऐड करेंगे, ज़्यादा एकदम नहीं ऐड करेंगे। हम देख लेंगे कि अगर हमें इसकी और ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और घी ऐड कर लेंगे। इसमें जाएगी 2 से 3 इलायची। अब ये आपकी मर्जी है, आप इसमें इलायची 2 से 3 नहीं है, ये 5-6 हो गई है। हाँ चले, कोई बात नहीं है, इसमें आप इलायची पाउडर अपनी मर्जी से डालें। अगर आपको इलायची बहुत पसंद है तो आप इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। हाँ नहीं, इतनी भी ना डालिएगा फिर इलायची वाला हलवा बन जाए। अच्छा जी, अभी जैसे ही हल्की सी इसमें ये सिजल हो रही है तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सूजी। 1 कप सूजी, 2 कप चीनी, 4 कप पानी। सिंपल रेसिपी, आसान तरीन रेसिपी है। इस रेसिपी काफी लोगों का, काफी खवातीन का ना आपने मसला हल कर दिया। हाँ, इसको जो है हल्की आंच कर देंगे थोड़ा सा, और आप इसको जरा करें थोड़ा, चलें मैं आप इसको हिलाती रहे। इस पूरे किचन में जो मेरा किरदार है मैं वो अदा करती हूँ। बिल्कुल। फ्लेम हो गई है बंद नीचे से, तो इसको ऑन जरा। और यहाँ पे आ जाते हैं जरा मटन कढ़ाई की तरफ। तो देखिए जी, मटन कढ़ाई का मसाला किधर तक पहुँचा है। तो ये ऑलमोस्ट जो है रेडी हो चुका है, रेडी होने के प्रोसीजर में आ गया है। अब इसी टाइम में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा मटन जाएगा इसके अंदर। अब ये चला गया है इसके अंदर मटन, और अब हम हल्के हाथ लगाएंगे ज़रा मटन को, और साथ साथ जो है इसको मिक्स करते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से मटन को कर लेना है मिक्स, और फ्लेम को कर लेंगे अब नीचे से हम ज़रा थोड़ी सी तेज़। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी, और उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है। अच्छा, हमने मटन पहले से बॉईल कर दिया था, अब कितना मजीद कुक करेंगे? अब बस हमने इतना ही कुक करना है कि इसका मसाला जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो कुक हो जाए। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बटर। अब ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहे तो बटर डाल सकते हैं, लेकिन हम कमर्शियली जो है, जब आप कहीं से भी मटन कढ़ाई खाते हैं तो वो आम पे बटर होता है। बिल्कुल बटर होता है। तो हम इसके अंदर तकरीबन आप समझिए कि 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर भरकर वो बटर ऐड किया है। अब आपने लिड को कवर नहीं करना, अब आपने अपनी कढ़ाई की जो है भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। तो अब मैं आ जाती हूँ ज़रा इस तरफ। डालडा लाया, ज़्यादा सेहत, ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इस तरफ क्या सूरत हाल है? हाँ जी, इस तरफ सूरत हाल है। मज़ीद ये सूजी पकेगी, अभी थोड़ी सी पकेगी, और ये हल्का सा कलर अपना चेंज करेगी। तो आप देखें कितनी अच्छी जो है सूजी की स्मेल आना शुरू हो गई है। अब इसी टाइम में जो है भाई हमारे इस किचन में तो इस तरफ खुशबुएं आ रही है, इस तरफ से मटन, हाँ मटन कढ़ाई की, इस तरफ से सूजी की। अगर आप और हम दोनों का रोजा है, पूरी टीम का रोजा है। आप किस तरह प्रेफर करेंगे? देखिए, रोजे का मकसद ये है सब्र। बिल्कुल। तो ये चीजें हमें सब्र सिखाती हैं। अच्छा जी, ये हो गया है बिल्कुल अब फाइनल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप चीनी के, और इसको भी अब हम थोड़ी देर जो है वो करेंगे, सूजी के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी, जो कि हमने 4 कप ऐड किया हुआ है। इसको आप कुक होने देंगी आप जी, या पानी ऐड करेंगी? नहीं, मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी 4 कप बड़ा, ये 4 कप पानी मैंने बिल्कुल इसको किया हुआ है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी का। ये चला गया है इसमें पानी, और अच्छे तरीके से आपने। अच्छा, वैसे ना एक और कंफ्यूजन होगी देखने वालों के लिए कि ये कितने केजी का कप है? ये हर घर में डिफरेंट साइजेस के कप होते हैं। 250 ग्राम्स का होगा। हमने 1 पाव सूजी जो है, अच्छा ग्राम में है ये? हाँ जी, ओके। तो ये हमने 1 पाव सूजी जो है मेरा ख्याल है इसमें हमने ऐड की है।
और अब ये इसमें पकेगा अच्छे तरीके से और ये इसमें फूलेगा। अब हम इसी पीरियड में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे जो किशमिश है, किशमिश जाएगी इसमें, और साथ में जो ये हमारे पास कोकोनट पड़ा हुआ है वो डालेंगे हम, और थोड़ा सा हम इसके अंदर ये जो क्रश्ड कोकोनट है वो डालेंगे। इस तरीके से आपने इसको कर लेना है मिक्स, और अब हम इसको पकने देंगे अनटिल अनलेस जो है हमारी सूजी का हलवा वो थिकन साइड पे चला जाए। जब ये थिक हो जाएगा उसके बाद हम बाकी रिमेनिंग जो है वो नट्स डालेंगे। आप चाहें तो रोस्ट करके नट्स डाल सकते हैं, आप चाहें तो एग्जैक्टली ऐसे भी डाल सकते हैं। तो अब मैं आ जाती हूँ ज़रा अपनी कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके, बस प्लेटिंग होगी। बस अभी 5 मिनट जो है अभी इसको और लगेंगे। और ये जो मैं थोड़ा सा ये वाला बटर है ये भी हम इसमें डाल देते हैं। इस तरीके से आपने अब इसको पकने देना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए मसाले से, तब तक आपकी मटन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। आपने ये चीज़ फोकस करते रहना है। जितनी देर में ये मटन कढ़ाई हो रही है और जन्नत वहाँ पे हलवे को देख रही हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ी सी कटिंग। हम ऐड करेंगे इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो मटन कढ़ाई जो है हमारी तकरीबन हो गई है रेडी। फ्लेम को कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत अच्छा कलर आया है मटन और कढ़ाई का। देखिए घी कितने अच्छे से जो है ऊपर आ गया है। अब थोड़ा सा जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया, और फिर हम इसकी करेंगे फाइनल प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे ग्रेवी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आपको कम ग्रेवी अच्छी लगती है तो आप कम रख लें, अगर आपको ज़्यादा लगती है तो ज़्यादा रख लें। ये इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट उस पर है। अब इसमें जाएगा हरा धनिया और थोड़ा सा हम रखेंगे अपनी गार्निश के लिए, और अब इस पे जाएगी ग्रीन चिली। आप चाहें तो इस पर जो है वो फ्रेश जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आ गई है जी परफेक्ट मटन कढ़ाई की शक्ल, और उस तरफ हमारा हलवा भी ऑलमोस्ट जो है रेडी होने की प्रोसीजर पे। इसके फ्लेम को कर लेते हैं बंद और इसको करते हैं अब डिश आउट। तो डिश आउट के लिए मैं कोई एक स्पून ले लेती हूँ, और ये स्पून को कर लेते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ से, और इसको अब हम ऐड करते हैं अपनी डिश में। तो ये हो गई है हमारी मज़ेदार किस्म की मटन कढ़ाई रेडी। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई आपको कि हमने इसमें यूज़ किया था मिक्स मटन। आप चाहें तो खाली रान का भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, मटन की आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। जो भी आपको पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस पर करने का थोड़ा सा जो है हम ऐड करेंगे, और इसको क्लीन कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम की करेंगे हम गार्निश। वाह, और कॉम्बो। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो ये हो गई है हमारी मटन कढ़ाई अच्छी सी रेडी। मटन कढ़ाई रेडी हो चुकी है, और जो हम सूजी बना रहे हैं वो भी तकरीबन रेडी हो चुकी है। सूजी का हलवा भी, और जो थिकनेस हम चाहते थे वो आ चुकी है। बिल्कुल, वो बिल्कुल रेडी हो गई है। और यहाँ से मैं ले आती हूँ स्पून, और अब हम आ जाते हैं इस तरफ। और जो थिकनेस एग्जैक्टली जन्नत, मुझे लगता है जन्नत हलवा बहुत अच्छा बनाती है अपने घर पे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये नट्स। अब ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, कितने आपने डालने हैं नहीं डालने, ये भी आपकी मर्जी है। और अब इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, फ्लेम को बंद। अब करते हैं इसको हम डिश आउट। अब यहाँ पे हलवे की आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपने इसको और थिक करना है तो और थिक कर लें, क्योंकि इसमें जब जितनी देर पड़ा रहना है उसमें भी इसने थिक हो जाना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा उसको थिक कर देंगे तो वो फिर बहुत हार्ड हो जाता है, हलवा खाने के काबिल भी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सॉफ्ट, आइडियल थिकनेस है ना वो यही है हलवे, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए हलवा, क्योंकि अभी उसने पड़े भी रहना है। उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़े से नट्स, और ये चले गए इस पर नट्स। थोड़ी सी हम ऐड करेंगे इस पर किशमिश, क्योंकि ये कोकोनट बेस्ड हलवा था तो हम इसकी साइडों को करेंगे थोड़ी सी गार्निश। और इस तरीके से हम सारे हलवे को कर देंगे गार्निश। और ऊपर लास्ट में मैं इस पर ऐड करूँगी थोड़े से जो है वो ये केसर। आप चाहें अगर आपके पास घर में है तो डाल लें, नहीं क्योंकि बहुत महंगी चीज़ है तो स्किप भी कर सकते हैं।
तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। क्योंकि ये शेफ अनम की है तो अनम तो महंगी डिशेस बनाती हैं, वो डाल सकती हैं, लेकिन घर में अगर आपका अपना अपना देखिएगा। तो आज की दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं हमारी रेडी, जो कि हमने बनाई थी मटन कढ़ाई और उसके साथ हमने बनाया था कोकोनट सूजी हलवा। तो दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं, एंजॉय करें, बनाएं, खाएं, तंदूरी नान मंगवाएं, जो मर्ज़ी बनाएं, लेकिन खा लें और बना लें। बिल्कुल अनम जैसा कह रही हैं कि प्लीज़ बना लें, ट्राई कर लें और हमें फीडबैक दें, क्योंकि इफ्तारी से हटकर, क्योंकि ईद पे दावतें होती हैं, तो ये जो दोनों डिशेस हैं वो उनके लिए आइडियल है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे जन्नत जमशेद और हमारी शेफ़ अनम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध की सियासत में हलचल मची हुई है और वफाकी हुकूमत ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तब्दीली का फैसला किया है। मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को भी इरसाल करती है। जी बिल्कुल। और एतमाद में डॉक्टर फारूक सत्तार ने एमकेएम को वफाकी हुकूमत से अलहदगी का मशवरा दिया है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि रिवायत रही है कि सिंध का गवर्नर एमकेएम पाकिस्तान का होता है, ऐसे एकतरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं। तो हमारे साथ नाजरीन इस वक्त मौजूद हैं एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार साहब भी, उनसे जान लेते हैं कि अब आगे की हिकमत अमली क्या होगी, उनका क्या मौक़िफ़ है। जी फारूक सत्तार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सदाए रमज़ान। अब आगे की हिकमत अमली क्या होगी, आपको इस सारी सूरत हाल में क्या लगता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? कोई अखलाकी जवाज़ नहीं कि एमकेएम पाकिस्तान हुकूमत में रहे। हमें अब फिलफौर हुकूमत को छोड़ देना चाहिए और ये इंतबाह वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत और PMLN को दे देना चाहिए कि इसके बाद हम हुकूमत में रहकर आपका साथ नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, हम हुकूमत का बोझ उतारें, बाहर आएँ और एक हलीफ के तौर पर जो है वो हम हुकूमत का कुछ इशू की बुनियाद पर साथ अगर देना चाहें तो दें, लेकिन ये हमारी सवाबदीद पर, ये हमारी मर्ज़ी हो। हम एक आज़ाद सियासी जमात है, हमारा अपना नज़रिया, अपना मंशूर है। हमने कोई अपने मंशूर को, अपने नज़रिए को PMLN के हाथों गिरवी नहीं रखा। न पीपल्स पार्टी की अगर ब्लैकमेलिंग है PMLN पर तो हम उसमें ब्लैकमेल हों, या हमारी कोई कमज़ोरी, हमारी कतई कोई कमज़ोरी नहीं है। हमारे दोनों वज़ीरों ने अच्छी तरह अपनी वजारतों को चलाया वफाक में, तालीम हो, सेहत हो, और वो सिर्फ वो वजारतें हैं जो इस्लामाबाद की हद तक महदूद हैं। 18वीं तरमीम के बाद सेहत और तालीम के शोबे तकरीबन और मुकम्मल तौर पर सूबाई दस्तरस में और तहवील में दे दिए गए, तो ये सूबाई सब्जेक्ट हो गए। तो वज़ीर सेहत सिर्फ इस्लामाबाद के अस्पतालों को देखते हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनियों के जो ड्रैब का रेगुलेटरी इदारा है उसको देखते हैं। वज़ीर तालीम सिर्फ नेफ्टेक जो एक स्किल डेवलपमेंट का इदारा है, या कुछ वफाकी यूनिवर्सिटियाँ हैं और कुछ वफाकी स्कूल्स हैं इस्लामाबाद के, उनको देखते हैं। इसके अलावा हमारा कोई और अमल दखल शोबा तालीम और सेहत में नहीं है। तो ठीक है, वैसे ही बेख्तियार थे, तो मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया कि ये रेड लाइन हमारी होनी चाहिए कि गवर्नर को हटाना। इसका मतलब है कि हमें आपने ख़ुद ये कह दिया है कि अब हम हुकूमत का हिस्सा नहीं और आपको हमारी ज़रूरत नहीं, तो फिर हम भी ये फ़ैसला करें कि हमें भी अब हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। हम एक आज़ाद हैसियत में जो है वो असेंबलियों पर अलग उस पर बैठेंगे। तो ये मशवरा खालिद मकबूल है को हम सब ठीक है। डॉक्टर साहब, आप ये फैसला और देखते हैं कि इस फैसले के क्या नताइज सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, रमज़ान की रातों में ज़रा तसव्वुर करें कि आसमान पर सितारों की छाँव हो, फ़िज़ा में अरबी कहवे की भीनी भीनी खुशबू रची हुई हो और अपनों की महफिल सजी हो। अरब ममालिक में तरावी के बाद एक ऐसी ही सहर अंगेज़ महफिल सजती है जिसे गुब्गा कहा जाता है। ये लफ्ज़ सुनने में जितना मुनफरिद है, इसका मतलब इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। यानी एक ऐसी महफिल जहां दिल जुड़ते हों। इंटरनेट पर वायरल होने वाली हालिया वीडियोस और ब्लॉग्स ये बताते हैं कि आज के इस डिजिटल दौर में भी अरब ख़ानदान अपनी इस कदीम रिवायत को कितनी शिद्दत से ज़िंदा रखे हुए हैं। ये सिर्फ एक इजाफी खाना नहीं है, बल्कि सहरी से पहले अपनों के साथ गुजारा गया वो कीमती वक्त है जो दिन भर की थकन को एक पल में ख़त्म कर देता है। बिल्कुल, और बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। और इस महफिल की खूबसूरती उस वक्त दुबाला हो जाती है जब अरब ख़वातीन अपने रिवायती रंगीन लिबास
में मलबूस होती हैं और दीदा जेवरात पहन कर जी अब देखें कि रौनकें जो हैं वो दुबाला हो जाती हैं नशिस्तों की, और घरों को लालटेनों और रंगीन रोशनियों और इसके साथ साथ नरम गद्दियाँ जो हैं वो सजाई जाती हैं, जैसे किसी दुल्हन की तरह जी सजाया जा रहा है घर को। तो बहुत ही ज़बरदस्त और सादा मगर लजीज पकवान जो हैं उससे मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता है। कुवैत से शुरू होने वाला ये सफ़र आज पूरे खलीज की पहचान बन चुका है। गुब्गा हमें सिखाता है कि जी ज़िंदगी की असल खूबसूरती महंगे खानों में नहीं है, बल्कि उन चंद घड़ियों में है जो हम मुस्कुराहटों के साथ एक दूसरे के नाम करते हैं। और ये रिवायत साबित करती है आज के सोशल मीडिया के दौर में कि रमज़ानुल मुबारक जी सिर्फ इबादत का महीना नहीं है, बल्कि टूटे हुए राबतों को दोबारा जोड़ने का महीना है, अपनों के साथ मिल बैठने का है। और वो लोग जो हम हमेशा कहते हैं कि वो नेमतें जो आपको मिली हैं जिससे लोग महरूम हैं, उनको मिलाएं, साथ बिठाएं और इस तरह की शामें गुजारें, इस तरह की महफिलें आप बैठें उठें तो आप बड़ा तस्कीन पाते हैं, ज़हनी सुकून मिलता है। ये तो एक अरब का लाइफस्टाइल हमने शेयर किया। दूसरा मुगलिया फ़न तामीर जो है वो भी अपनी मिसाल आप है, और लाहौर में ऐसी बहुत सारी इमारतें मौजूद हैं। बादशाही मस्जिद आप देख लें, और ऐसी ही जनाब मस्जिद वज़ीर खान भी है जिसकी एक अपनी सकाफ़त है, अपनी एक तारीख़ है। और जनाब मस्जिद वज़ीर खान से मुतालिक एक खुसूसी रिपोर्ट है, आपको वो दिखाते हैं। मस्जिद वजीर खान लाहौर शहर की अजमत रफ्ता की एक अजीम निशानी है। ये तारीखी मस्जिद जो दिल्ली दरवाजे के अंदर वाक़े है, अपने नफीस तरीन नकाशी के काम की वजह से मुगलिया अहद की खूबसूरत तरीन मस्जिद है। इसे शाहजहां के अहद में लाहौर के गवर्नर शेख इल्मुद्दीन अंसारी ने तामीर करवाया, जो नवाब वजीर खान के नाम से मशहूर थे। मस्जिद के सदर दरवाजे से दाखिल हों तो एक तवील ड्योड़ी नुमा रास्ता है, जिसके चारों तरफ बुलंद मेहराबी दरवाजे और दरमियान में एक बुलंद गुम्बद मौजूद है, जिसमें जंजीर से एक खूबसूरत फानूस लटका हुआ है। मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों में कुरानी आयात, अहादीसे मुबारका, अस्माउल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के नाम कुंदा किए गए हैं, जो मुगल तर्ज तामीर का खासा है। मस्जिद के सहन के मरकज में वुजू के लिए हौस बना हुआ है। मस्जिद के चारों मीनार छोटी सुर्ख ईंटों से तामीर किए गए हैं। मीनारों पर इशार या खताती नहीं, गलकारी और नकाशी का नफीस और दीदा जेब काम किया गया है। मस्जिद के कुल 6 गुम्बद हैं। गुम्बदों की अंदरूनी जानिब और मेहराबों पर की गई खताती इतनी उम्दा और महारत से की गई है कि बेसाख्ता जबान से सताइशी अल्फाज निकलते हैं। तो मस्जिद वज़ीर खान की जनाब खूबसूरती जो है वो अपनी मिसाल आप है, देखने से ताल्लुक़ रखती है। और सयाह जब अंदरून लाहौर का विजिट करते हैं तो जनाब जब वो मस्जिद वज़ीर खान को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। क्या शानदार तर्ज़े तामीर है इसको देखने, और फन्नी खताती है, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं देखकर। अभी नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक व्यूअर्स, सदाए रमज़ान में अब हम बात करेंगे पंजाब के दिल लाहौर की, जहां पर रमज़ानुल मुबारक की रौनकें तो उरूज पर हैं, लेकिन शहरियों के जहनों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, क्या वो अपने घरों और सड़कों पर महफूज हैं या नहीं। यौम अली के हसास इज्तिमात से लेकर ईद की खरीदारी तक लाहौर पुलिस के लिए चैलेंजेस का पहाड़ एक सामने है, मगर क्या सिर्फ सिक्योरिटी प्लान कागजों तक महदूद है या ग्राउंड पर भी कुछ बदल रहा है? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आज हम जानेंगे। और स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ अब कब्जा माफिया और ट्रांसपोर्टर्स के खुद साख्ता किरायों ने भी जी आवाम का जीना दोभर किया हुआ है। पुलिस के रवैये से मुतालिक शिकायतें तो पुरानी हैं, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी इस खलीज को ख़त्म कर रही है? इन तमाम अहम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ खुसूसी तौर पर मौजूद हैं DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब, जो हमें बताएंगे कि लाहौर को जराइम से पाक करने के लिए उनकी टीम की क्या हिकमत अमली है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदाए रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, गुज़श्ता दिनों यौम अली पर सिक्योरिटी के हवाले से क्या खास कर इंतजाम किए गए थे? बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने देखा भी कि बड़े पुराने तरीके से ये दिन आसानी से गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। यौम अली की सेंसिटिविटी आप समझ लें कि हमारे लिए मुहर्रम या चेलम के बराबर होती है। बिल्कुल, इस पे रश भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये रमज़ान है, फिर 2010 में इस पे इसी तरह के यौम अली के एक जुलूस पे 3 ब्लास्ट हुए हैं, तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल इक्वल टू मुहर्रम या चेलम है। और क्राउड भी ज़्यादा होने की वजह से इसकी सिक्योरिटी चैलेंज भी होती है। और इन हालात में जबकि अनफॉर्चुनेटली वो जो थ्रेट अलर्ट्स हमारे पास रूटीन में आते हैं, हम प्रोसेस करते हैं, सिक्योरिटी ऐड ऑन कर देते हैं। एक थ्रेट अलर्ट ऐसा था कि जो कि सारी पब्लिक को पता था कि ये कोई
आजकल लाहौर के हवाले से थ्रेट अलर्ट वो भी जो आलमी हालात चल रहे हैं बिल्कुल, फिर आलमी हालात भी हैं, फिर ईरान के साथ ईरान की सिचुएशन है, फिर अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए ना वो थ्रेट को भी हम भूल नहीं सकते। और बहुत सारे थ्रेट्स आते हैं, उस पर पुलिस बहुत सारा काम भी करती है जो नज़र नहीं आ रहा होता। फिर हमारे साथ साथ वो इदारे जो शायद हम कभी उनको क्रेडिट नहीं देते, वो भी काम कर रहे होते हैं। हमारे CTD है, IB है, स्पेशल ब्रांच है, जो फेस पे तो आपको ये पुलिस नज़र आ रही है ना, लेकिन उसके साथ कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे और एजेंसियां और इदारे काम करते हैं। वो सब मिलके काम करते हैं। ये जब यौम अली का इवेंट था, 8700 हमारी यहाँ पे फोर्स डिप्लॉयड थी, और इसके ऊपर एक्स्ट्रा कैमरे, एक्स्ट्रा लेयर्स, अब जो रूटीन में होती हैं सारी चीज़ें, उसके अलावा ओवर एंड अबव दैट हमने एक बड़ा पैरामीटर उसके इर्द गिर्द लगा के सारा बंद कर दिया कि जहाँ जुलूस ने चलना है उस पूरे रूट के इर्द गिर्द एक वाइडर चौथी लेयर थी। यूजुअली इट्स ऑलवेज 3 लेयर सिक्योरिटी, तो इस दफ़ा वो चौथी लेयर पे पूरा हमने जुलूस को पैक कर दिया हुआ था, बंद कर दिया था 91 ब्लॉकिंग पॉइंट से। तो जुलूस के आने जाने वाले तमाम रास्ते ऐसे नहीं थे, कोई भी बंदा बगैर प्रॉपर चेकिंग के और तलाशी के और मल्टीपल पॉइंट्स पे नहीं जा सकता। वही कामयाबी थी, बड़ी मेहनत की लाहौर पुलिस के हर जवान ने, हर SHO ने, हर SP ने, सुबह से ये मौजूद थे। और ये डिप्लॉयमेंट 20 रमज़ान से चल रही थी, 21 को भी चलती रही, और ये आपने देखा कि अल्लाह ने बड़ी हमारी पूरे मुल्क में खैरियत रखी इस हवाले से, और बड़ा अमन मान से ये गुजरा। अच्छा फैसल साहब, यकीनन जिस तरह से आपने चैलेंजेस की बात की, अफगानिस्तान की भी, ईरान की भी, दुश्मन भी चाहता है कि हमारी सफ़ों में किसी ना किसी तरह से तफरीक पैदा करे। अब आपका काम बड़ा चैलेंजिंग है, एक दिन गुजरा, लेकिन ये कोई फ़ाइल वक्त तो है नहीं कि फ़ाइल में वो काम बड़ा अच्छा था। कल अब देख रहे हैं कि यौमुल कुद्स भी है, उसके हवाले से क्या तैयारियाँ हैं, कितनी नफरी सड़कों पर होगी और क्या प्लानिंग की गई है? यौमुल कुद्स भी हर साल ये जो जुमातुल विदा है, इसके हवाले से एक तो जुमातुल विदा की सेंसिटिविटी होती है, जुम्मा है हमारी, जितनी मसाजिद में जुम्मा का इज्तिमा है, जहाँ इमाम बारगाहों में जुम्मे का इज्तिमा है, प्लस यौमुल कुद्स के हवाले से रैलीज ट्रेडिशनली होती हैं। उसमें अहले तशी की बहुत सारे फैक्शंस की तरफ से भी होती हैं, मुख्तलिफ और जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं वो भी करते हैं, लेकिन कुछ ये ईरान वाले मामलात के पेश नज़र हम फिर ये जो हमारी रैलीज होंगी, इनकी सिक्योरिटी, ये सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं ना, पब्लिक में इतने सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस की ड्यूटी भी मौजूद है, तो उसके लिए हमने एक बड़ा सिक्योरिटी प्लान तो बनाना था। उसमें सिक्योरिटी तो लगेगी, पुलिस भी लगेगी। बहुत अच्छी चीज़ ये की कि सारे अहले तशी के उलमा को इकट्ठा किया, अमन कमेटी के मेंबरान को इकट्ठा किया, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इकट्ठा बिठा के उनके साथ ये बात की, इंगेज किया कि मुख्तलिफ जगहों पे जो सारे काम होने, तो हम सारे, आप सब एक ही कॉज के लिए एफर्ट कर रहे हैं, आप सब एक ही तरह की चीज के लिए कर रहे हैं, तो मिलके कर रहे हैं, के साथ साथ निगोशिएट भी कर रहे होते हैं, कन्विंस भी कर रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल उनके साथ ये बात की, और ये पिछले कई दिन से चल रही थी बात, तो फाइनली उस पर भी एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो एक रैली वहां से निकलेगी, एक किसी और जगह से निकलेगी, किसी और जगह जाएगी, इंस्टेड ऑफ दैट एक बड़ा इवेंट करते हैं, तो वो भी मान गए। ये उनकी सिक्योरिटी के लिए भी है और आसानी भी हो जाएगी। अच्छा फैसल साहब, बैक टू बैक अब तैयारियां ही हैं, प्रिपरेशंस ही हैं, जैसे कल का दिन भी मसरूफ़ है, फिर आगे ईद भी आनी है, बड़े चैलेंजेस हैं। इस दौरान में कितना प्रेशर हो जाता है तैयारियां करना और फिर आवाम को सिक्योर करना, कितना बड़ा ये चैलेंज है? चैलेंज बड़ा है बिल्कुल। ईद के हवाले से अब हमारी फैमिलीज, बच्चे बच्चियां ये निकलेंगे बाहर, ये आखिरी अशरा तो शॉपिंग का अशरा भी है ना, साथ साथ इबादतों का भी है, और फैमिलीज के लिए वो शॉपिंग भी करनी है। तो उस हवाले से लोगों के जहनों में ये इम्प्रेशन कि ईद से पहले क्राइम बढ़ जाता है, ये इम्प्रेशन हमने पिछली 2 साल की ईदों पे तोड़ के बताया कि ये नहीं बढ़ता। हम उसका पहले बंदोबस्त करें तो फिर नहीं बढ़ता। वजह उसकी क्या है ये जानना भी ज़रूरी है। ईद के करीब आके ना बेल्स जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाती हैं, जो छोटे मोटे क्राइम में, पेटी ऑफेंसेस में और चोरी के और इस तरह के केसेस में क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी बेल्स भी हो जाती हैं। तो उन्होंने वापस उस फ्लो में, उस माशरे में आ जाना है ईद से फौरन पहले, तो चांस होता है कि ये बढ़ जाए। उसका बंदोबस्त क्या करना है, जब हमें पता है कि हर साल ये होना है, उसकी तैयारी भी हम कर लेते हैं। तो फैसल साहब, इसको एक दूसरा नाम ये भी दिया जाता है ना, एक तो आपने बताया कि कोर्ट से बेल जल्दी हो जाती है, और दूसरा डाकुओं के लिए तो ईदी मुहिम में से कहा जाता है कि जनाब ईदी बटोर रहे होते हैं वो। लेकिन हमने देखा कि लिटन रोड में भी जो रेस्टोरेंट में डकैती का वाकया पेश आया, और भी इस तरह के वाकयात हैं जिसमें फिर जस्टिस सर्व किया जाता है, तो उसके बाद फिर इस तरह के वाकयात में क्या वाकई कमी आई है और ये कम रिपोर्ट हो रहे हैं स्ट्रीट क्राइम इस वक्त? सर देखें, वो लिटन रोड वाले वाकये में ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जब वो
4 साल बाद वो जेल से निकल के आया था। अब वो 4 साल एक करेक्टिव मेजर है ना, कि आप भेजेंगे, वो कोई इंसान का बच्चा बन के बाहर निकलना चाहिए। वो 4 साल बाद निकला, उसने फिर एक लोगों को इकट्ठा किया, मुख्तलिफ अजला के, फिर एक गैंग बनाया और फिर वारदात की है उसने, और मल्टीपल वारदातें। ये उसने लिटन रोड वाली की तो एक की वीडियो थी ना, 3 वारदातें थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो इंजाम को पहुंच गए, सारी चीजें हो गई। बट ये याद रखना चाहिए कि जो क्रिमिनल है बहुत सारे जेलों के अंदर होंगे, बहुत सारे बाहर होंगे, बहुत सारे डर के इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन क्राइम ऐसी चीज है जो हमेशा किसी न किसी फॉर्म में कम या ज्यादा सोसाइटी में मौजूद रहता है। वो मर्डरर हो सकता है, वो रेपिस्ट हो सकता है, वो और कोई क्रिमिनल हो सकता है, वो चोर हो सकता है, छोटा मोटा कोई जेब काटने वाला। यानी आप इंश्योर कर रहे हैं कि लोग इजी होके निकले, शॉपिंग करें, रात को भी निकलें, हमारा काम ये है, निकलें, कोई मसला नहीं। हमारा काम ये है उसे मिनिमाइज कैसे करना है। चोर अगर आते, मार्केट्स हैं, मार्केट्स को सिक्योर कैसे करना है। कोई अगर स्नैचिंग के लिए या रॉबरी के लिए कोई आएगा तो निकलेगा कहाँ से, वो रास्ते बंद कर दें। अब जब चोर आके देखता है ना कि मैंने निकलने का रास्ता कोई नहीं, वो नहीं आता। तो हमने इसी तरह अपने पिछले साल 16 बड़े शॉपिंग एरियाज को सिक्योर किए रखा, और उससे पिछले साल भी। तो हम हर पिछले साल से सीखते भी हैं। फैसल साहब, चोरों का तो रास्ता रोक लिया है। कब्जा माफिया की अगर हम बात करें, इसके हवाले से बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, तो कितना प्रेशर था और इनसे अब कैसे निपटा जा रहा है? कब्जा माफिया वाली बात तो अब पुरानी हो गई। कब्जा माफिया तो लास्ट ईयर वो खत्म भी हो गया। और देखिए अब उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड, हम आज से ना कोई 7-8-6 साल पहले ये सुनते थे कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं जो टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो शरीफ सा आदमी है, जिसका उन्हें लगता है कि शायद इसकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे और 2-3 दफ़ा शिकायत करके ये खामोश होके दिल बर्दाश्ता होके बैठ जाएगा। तो इस तरह के लोगों को वो टारगेट करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई गैंग नहीं है लाहौर में, इस तरह की ऑर्गेनाइज एक्टिविटी नहीं है। लोगों के आपस में मसाइल, बहन भाइयों के किसी जायदाद, वरासती जायदाद पे हो सकते हैं, उसके ऊपर उनके झगड़े हो सकते हैं, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइज कब्जा माफिया था, दैट इज नो मोर इन लाहौर। अच्छा फैसल साहब, जिस तरह से आप बात भी कर रहे थे कि पिछले साल भी हमने फोर्स जो है वो बाजारों में उतारी थी, तो खवातीन भी हमने देखा था, खवातीन पुलिस एहलकार जो थी वो भी बाजारों के अंदर मौजूद थी, ताकि जो खवातीन आ रही हैं उनको बड़ा सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। इस बार भी कुछ ऐसी तैयारी? ये लास्ट ईयर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने स्टार्ट करवाई थी ये चीज़, ये इनिशिएटिव के मार्केट्स में जब खवातीन आती हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कैसे होगा। आपके पास जितनी लेडी पुलिस फोर्स है उन सबको भेजें मार्केट्स में, ताकि जो खवातीन हैं वो जब उन्हें ये अंदाज़ा हो कि हमारे साथ यहाँ पे खवातीन पुलिस वाली, अब ऐसी जगह पे आप बहुत सारे, हाँ, उनसे बात करना ईजी है, उनको बात एक खातून का अपना कोई मसला एक खातून अफसर को बताना ईजी है और वो बिला झिझक बात कर सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ वहाँ पे अगर आप मेल अफसर लगा दें तो शायद वो उनका कनेक्शन उस तरह से ना बन सके। ये चीफ मिनिस्टर ने करवाया था और वो उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट निकला। हर वॉक ऑफ लाइफ से लोगों ने, खवातीन ने अप्रिशिएट किया। इस दफ़ा भी आपको इछरा में हर कैटेगरी की जो मार्केट है, हर बड़ी मार्केट जिसमें क्राउड ज़्यादा है, आपको इछरा में भी, आपको लिबर्टी में भी, आपको DHA की मार्केट्स में भी, आपको जहाँ पे डिफेंस राया में भी, हर एक। ये तो बाहर की बात होगी फैसल साहब, थानों के अंदर जो सर वाली पॉलिसी है सर, उस पे कितना अमल दरामद हो रहा है? इस पे सीएम साहिबा बहुत काम कर रही हैं। देखिए वो जो लोगों को, शहरियों को इज्जत से पुकारने का हुक्म मिला, मैं ये समझता हूँ कि ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स पुलिस रिफॉर्म्स। सबसे पहली चीज़ है आप इज्जत से कलाम तो करें उनसे, ठीक है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराना मुझ पे भी फ़र्ज़ है और हम सब पुलिस वाले कॉग्निजेंट हैं इस चीज़ के कि वो सारी पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर जो फर्स्ट चीज़ आएगी ना, जहाँ से ये पैकेज सारा अनरैप होना है और पुलिस रिफॉर्म्स आपको होती हुई नज़र आनी है, उसमें पहली चीज़ है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सर कह के पुकारें, या मतलब ये है कि जो भी आपके सामने शख्स आए, जो शहरी आए, से इज्जत से पुकारें, जनाब कह सकते हैं, सर कह सकते हैं, आप को मोहतरम कह सकते हैं। तो तब्दीली आई है फैसल साहब को ये जब से हम बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, बहुत सारी, और पुलिस को भी यूज टू करना है, पब्लिक को भी यूज टू करना है। फैसल साहब बहुत सारी शिकायत तो वैसे ही इससे खत्म हो जाएंगी जब इज्जत से कोई मुखातिब करेगा, और आपकी फाइंडिंग्स भी रिसर्च की यही थी कि शहरी जो है इज्जत मांगते हैं। बिल्कुल ऐसी बात। अच्छा फैसल साहब, किरायों की अगर हम बात करें, ईद आ रही है, मनमाने किराए भी वसूल किए जाएंगे, तो जो फिक्स रेट है या किरायों में कुछ हो सकता है कि पुलिस इसमें कोई कारकर्दगी अपनी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिल के बहुत सारे ऐसे मौके पे, चाहे वो पोलियो कैंपेन है, चाहे ईद से पहले है, चाहे प्राइस कंट्रोल की चीज़ें हैं, पुलिस का हमेशा हर चीज़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक सपोर्ट रोल में हमारी ड्यूटी है उनके साथ जाने की। तो जहाँ पे भी इस तरह की चीज़ होगी बिल्कुल नफरी भी प्रोवाइड करेंगे और उनके साथ हमारी डे टू डे कोऑर्डिनेशन हर ऐसे इवेंट पे होती है।
तो साथ पुलिस का, जहाँ पे पुलिस का जोर लगाना पड़ा तो हम भी मेहनत करेंगे ताकि पब्लिक एट लार्ज को एक कम से कम हैसल हो ना कि उनके साथ ओवरचार्जिंग या ऐसी कोई चीज़ ना हो सके। अच्छा फैसल साहब, कुछ आपने जिक्र किया कि कुछ हमारी ऐसी एफर्ट्स होती हैं और कुछ लोग हमारे साथ इदारे ऐसे होते हैं जिनका हम जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन पसे पर्दा वो अपना काम कर रहे होते हैं। इसके हवाले से अगर हम बात करें तो सेफ सिटी टेक्नोलॉजी पर आपका बड़ा जोर रहता है, सेफ सिटी है और वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे आप काम ले रहे हैं। तो लाहौर पुलिस को एक आम मुजरिम को ट्रेस करने के अलावा बल्कि वारदात को रोकने में, क्राइम को रोकने में कितनी मुआवनत मिल रही है? क्राइम को रोकने में तो एक पार्ट है जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारा 70 से 80% क्राइम तो सेफ सिटी के कैमरे ट्रेस करके दे रहे हैं। ये सेफ सिटी जिस पीक पे है इस वक्त, ये साथ साथ इसमें चीज़ें ऐड होना शुरू हो गई। इसके अंदर एआई का इस्तेमाल, इसके अंदर वो जो हमारे अपने डैशबोर्ड्स बन गए, मेरे लिए अपने ज़िले को देखना या किसी भी डीपीओ के लिए उसके अपने ज़िले को सामने देखना कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कौन सा थाना इफेक्ट हो रहा है, कौन सी चीज़ पे तवज्जो देने की जरूरत है, ये सेफ सिटी ने बहुत आसान कर दिया। तो जहाँ क्राइम को ट्रेस कर रहे हैं वहाँ एआई के इस्तेमाल से वो क्राइम प्रिडिक्ट भी करवा रहे हैं और फिर अगर वो क्राइम प्रिडिक्ट कर रहे हैं और वो क्राइम हो जाता है तो फिर उसके ऊपर पूछ भी हो रही है और वो अगर नहीं हो रहा तो उसके ऊपर शाबाश भी मिल रही है कि आज हमारी तरफ से प्रिडिक्टेड इतनी चीजें थी, आपने इतनी बचा ली। देखिए ह्यूमनली पॉसिबल है ना कुछ चीजें कि हम 100 जगहों के ऊपर एफर्ट करेंगे तो हो सकता है हमसे 75 पे कंट्रोल हो जाए, 25 पे ना हो सके, फॉर वॉट एवर रीजन। बिल्कुल तो कोशिश करते हैं उसको ये तो बहुत अच्छी बात है, पुलिस काम भी कर रही है, आप ऑफ एंड ऑन आते भी रहते हैं, हमसे जिक्र भी होता रहता है कि ये तैयारी हो रही है, ये प्रिपरेशन है, प्लानिंग ये है, और हमने देखा भी है क्राइम रेट भी कम हुआ है, लाहौर बहुत महफूज हो गया है। लेकिन वो जो एक टिपिकल पुलिस वालों का एक इमेज है या माइंड सेट है, उसके लिए कितनी तैयारी हो रही है, काम हो रहा है? सोशल मीडिया आजकल इमेज बिल्डिंग के लिए कितना ज़रूरी आपको लगता है कि महफूज फील करवाया जाए आवाम को सोशल मीडिया के थ्रू? देखिए सोशल मीडिया की और मीडिया की आप इम्पोर्टेंस से इनकार कर ही नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू ही आवाम तक पहुंचनी है। ये मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल है, हम चर्चेस की ड्यूटी चेक करते हैं हर संडे को, या हम जुम्मे की ड्यूटी चेक करते हैं हर फ्राइडे प्रेयर्स पे, जब जुम्मे के इज्तिमा होते हैं हमारे ऑफिसर्स ये काम कर रहे होते हैं। एक छोटा सा रूटीन का केस है ना, लेकिन इसको सोशल मीडिया पे क्यों लगाया जाता है? अपनी पब्लिक को ये मैसेज देना कि आपके अफसर फील्ड में मौजूद होते हैं, अपने पुलिस वालों को ये मैसेज देना कि देखें आपके अफसर भी आपके साथ फील्ड में मौजूद हैं, तो आपने भी टाइम पे ड्यूटी पे पहुंचना है। ठीक है, पब्लिक एट लार्ज को, उस कम्युनिटी को, अगर वो माइनॉरिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसको ये मैसेज देना कि देखें आप माइनॉरिटीज़ हैं, आपके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्टेट की पूरी मशीनरी काम करी। तो ये जो गवर्नमेंट का और गवर्नेंस का मैसेज है ये कैसे पहुंचेगा उन तक? चंद लोगों को नजर आ रहे होंगे, हम पूरी सोसाइटी को पता लगेगा आपके तवज्जुह से या सोशल मीडिया के तवज्जुह से। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम अपना जो परसेप्शन है उस पर चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत मेहनत कर रहे हैं कि इसे बेहतर किया जाए, वो इंशाल्लाह होगा। चीफ मिनिस्टर ने 3 माह की टाइमलाइन दी थी जी। हम इस पे कोशिश, सबसे पहले बिहेवियर की चेंजेस की, फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, फिर उनका फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग शुरू हो गई कि आप मौके पे जाएंगे कैसे बात करनी। बेहतरीन। तो काम इस पे शुरू है। 3 महीने का सीएम ने टाइम दिया, इस दौरान पैनिक बटन्स लग जाएंगे, इस दौरान हमारी इवैल्यूएशन के प्रोसेसेस सारे डिफाइन हो जाएंगे। तो आफ्टर 3 मंथ्स आप देखेंगे इट विल बी अ डिफरेंट पंजाब, और हम इस पर बात भी कर लेंगे जी इंशाल्लाह। साहब अच्छा, लास्टली हमें ये बता दें कि ज़रा लोगों को भी पता चले कि कोई भी इवेंट आ रहा होता है तो उससे कितनी पहले जो है वो तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब ईद खत्म होनी है तो आगे फिर PSL है, टीम्स के खिलाड़ियों ने आना है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं और किस तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी हमेशा की तरह? PSL के आने से अभी काफ़ी पहले PSL की तैयारियां हमने अभी शुरू कर दी। वो कोऑर्डिनेशन, वो जो टीम्स आनी है उनके सिक्योरिटी स्टाफ से हमारी बातचीत पहले होना, वो टीम्स के जो मैनेजमेंट है उनसे मिलना, वेन्यूज़ का विजिट करना, उधर सिक्योरिटी का प्लान दोबारा नया बनाना, ये सारी चीज़ें 15-15, 20-20 दिन पहले करते हैं। अब जो आखिरी अशरे की तैयारी है वो 20 रमज़ान स्टार्ट होते ही होगी। ठीक है, जो यौम अली की तैयारी है वो उससे 10-15 दिन पहले कंप्लीट हो गई थी कि क्या करना है। तो ये वाली सारी चीज़ें
इसमें टाइम भी लगता है, इसमें प्लानिंग भी होती है, लेकिन ये जब सारे काम करके जब इवेंट खैरियत से गुजर जाता है तो उसकी खुशी भी बहुत होती है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया फैसल कामरान साहब आपके वक्त का। और जी ऑफ एंड ऑन सर हमारे पास आते भी हैं और हम जिक्र भी करते हैं कि तैयारी पुलिस की पूरी होती है, आवाम को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लाहौर की सड़कें महफूज रखने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है। सीएम पंजाब बहुत मिलती है कराची से आने वालों की तरफ से जो सिंध से आते हैं, मतलब किसी सूबे के हम अगेंस्ट बात नहीं करते, लेकिन वो लोग खुद आके खुशी का इजहार करते हैं कि हम यहाँ पर खुद को ज्यादा महफूज महसूस करते हैं और मोबाइल जो हैं हम लेकर चाहे फिर रहे हैं, कैश लेकर फिर रहे हैं, हमें कोई इस तरह की परेशानी नहीं है। तो जनाब बहुत सारी एफर्ट्स जो हैं वो चल रही हैं और हमारे सामने भी आ रही हैं। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। एक बार फिर से आपको सदाए रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन, अल्लाह की दी हुई इन अनमोल नेमतों का जिक्र करते हैं जिनके बगैर कायनात के रंग अधूरे हैं, यानी कि हमारी आँखें। अक्सर लोग सर दर्द की शिकायत करते हैं और फिर पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मसला सर का नहीं होता बल्कि आंखों का भी मसला हो सकता है जिसकी वजह से सर में दर्द हो रही होती है। और इस डिजिटल दौर में जहां हमारी सुबह स्क्रीन से शुरू होकर स्क्रीन पर ख़त्म होती है, आंखों पर दबाव कई गुना बढ़ गया है। क्या सिर्फ ऐसी आई पुशअप्स या सब्जियां खाने से हम अपनी खोई हुई बिनाई को वापस ला सकते हैं? इसी अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया मुल्क के मारूफ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनवर आवान ने, जिनसे हम आंखों की सेहत से जुड़े हुए सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। सबसे पहले हमें बताइएगा कि एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसकी नज़र कमज़ोर हो रही है, कौन सी इब्तदाई अलामात? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी नज़र कमज़ोर होने में जो मोस्ट कॉमन अलामात हैं उसमें दूर में धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है या नज़दीक में जो रीडिंग में डिफ़िकल्टी आती है, और इसके अलावा आँखों के ऊपर बोझ बढ़ना शुरू हो जाता है, आँखों के ऊपर आँखों में दर्द होना, ये सारी मोस्ट कॉमन अलामात हैं इसकी वजह से डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग करते हुए या देखते हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनको ऐनक लग जाती है। अगर कोई शख्स तवील अरसे तक गलत नंबर की ऐनक इस्तेमाल करता रहा है तो उसके असरात किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं? जी गलत नंबर अगर ग्लासेस में लगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे दो कैटेगरीज में, एक तो छोटे बच्चों का और एक बड़ों का। छोटे बच्चों में ऐसे है कि अगर गलत नंबर लगे तो उसकी वजह से जो ऐनक का नंबर है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, खासतौर पर ऐसे बच्चे जिनका माइनस का नंबर हो। और उसके अलावा अगर गलत नंबर लग जाए तो नजर हमेशा के लिए भी जा सकती है, जिसको लेजी आई कहते हैं। मतलब आँख के पहले पैदाइश से लेके 8 साल तक आँख के पर्दे की नजर की नशोनुमा का सिलसिला जारी होता है, और इस दौरान अगर जो शुआएं हैं वो आँख के पर्दे के ऊपर प्रॉपर फोकस ना हो तो उसकी वजह से बिनाई हमेशा के लिए भी असरअंदाज हो सकती है। और बड़ों में अगर ऐनक का नंबर ठीक ना लगे तो उसमें ऑब्वियसली आंखों के ऊपर आई स्ट्रेन पड़ता है, और उसके अलावा जो आंखों के पट्टे हैं वो बुरी तरह मुतासिर होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तिब्बी लिहाज से अगर हम देखें तो सर दर्द और नज़र की कमज़ोरी का आपस में क्या कनेक्शन है, और अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो बताइएगा कि ये दर्द किस नौयत का होता है? अगर कोई जानना चाह रहा है कि ये वाकई आँख की वजह से है, बिनाई की वजह से है, या कोई और सर दर्द है? देखें, कुछ रिफ्रैक्टिव एरर्स ऐसे हैं जो कि हमारी आंखों में दर्द का सबब बन सकते हैं, जिसको हम मोस्ट कॉमन में एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं, जिसमें सिलेंडर नंबर होता है ऐनक का। इसके अलावा हाइपरमेट्रोपिया खास तौर पे जिसमें दूर की नजर तो इफेक्ट होती ही है, करीब की भी बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होती है। तो इसमें बेसिकली ये है कि सर में दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक नजर का इफेक्ट होना है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको जो कोई करीब का काम कर रहे हैं या कोई कंसल्टेशन का काम कर रहे हैं लेकिन उनको हेडेक हो रहा है, इट मींस मोस्ट प्रोबेबली वो आईज के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी हो सकता है कि वो आंखें बंद कर लें और उसके बाद भी सर में दर्द हो रहा है, या अगर फर्ज करें वो रेस्ट करते हैं उसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो फिर उसमें और वजूहात भी हो सकती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, शुगर भी असरअंदाज हो सकती है, साइनोसाइटिस है, तो और भी बहुत सारी वजूहात हैं जो हेडेक कॉज कर सकती हैं, आईज भी कॉज कर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बच्चों की बात करें, बच्चों में हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से जो है वो नज़र कमज़ोर वाला मामला बढ़ रहा है और वालिदैन इससे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है कि बच्चों में जो नज़र है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो गई है?
जी, बच्चों में नज़र कम होने की जो बहुत बड़ी वजह ये है वो हमारा जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में लिखने पढ़ने का काम बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके अलावा जो हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स वगैरह के ऊपर बच्चों का काम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और बहुत सारी आपने देखा होगा आज से 2 से 3 दिहाइयों पहले जब बच्चे वहाँ स्कूल से आते थे तो वो स्कूल पहुँचते ही पार्क्स की तरफ दौड़ा करते थे, लेकिन अब ये है कि जैसे ही घर पहुंचते हैं बैग रखा और स्क्रीन के साथ अटैच हो जाते हैं। तो हमारी जो विजुअल डिमांड्स और जो हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज में डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारी आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा सिमट चुकी हैं, कम हो चुकी हैं, और उसकी वजह से एक वजह ये भी हो सकती है कि जो हमारी कैल्शियम जो हमारी बॉडी में इनटेक है उसकी भी कमी, क्योंकि विटामिन डी हमारी प्रोडक्शन तब होती है जब बच्चे बाहर जाते हैं, धूप में खेलते हैं। तो ये भी एक एसोसिएटेड वजह हो सकती है कि इनडोर रहने की वजह से जो मायोपिया है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और तकरीबन एस्टिमेशन ये है कि 2050 तक तकरीबन हमारी निस्फ आबादी 50% बच्चे मायोपिक हो चुके होंगे। ओहो, डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ऐनक से छुटकारा भी हासिल करना चाहते हैं। बताइएगा कि उम्र के किस हिस्से में या किस हद तक जो है, किस उम्र की हद तक ऐनक उतरवाई जा सकती है और उसके लिए कौन कौन से तरीक़ेकार हैं? जी, ऐनक से छुटकारा हासिल करने के लिए आइडियली तो ये जो हमारे ऐसे पेशेंट्स जिनको माइनस का नंबर होता है, मायोपिक पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। इसके अलावा अब तो जो प्लस नंबर है उसमें भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी पॉसिबल है। मोस्ट कॉमन जो तरीकाकार है वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है, और रिफ्रैक्टिव सर्जरी आइडियली तकरीबन 20 या 20 से 25 साल के दरमियान एक आइडियल एज है जिस वक्त अगर ऐनक का नंबर हो तो वो रिमूव किया जा सकता है। लेकिन तमाम रिफ्रैक्टिव एरर्स को हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी से रिमूव नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, कुछ स्कैन्स होते हैं जो करवाने पड़ते हैं, और उनकी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी पॉसिबल है या नहीं। लेकिन आइडियल एज आप कह सकते हैं कि अराउंड 20 ईयर्स, जब अडल्ट ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए प्रोसीड किया जा सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि कुछ लोगों की ना एक आंख की नज़र दूर की कमज़ोर होती है, एक की करीब की कमज़ोर होती है, तो वो एक ही चश्मे में दोनों जो होते हैं उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी डॉक्टर साहब, आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है हमारी? आई थिंक डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। ऐसा होता है, हम अक्सर देखते हैं ना कि कुछ ऐसे भी हमारे घरों में बुज़ुर्ग होंगे जिनकी एक आंख की जो दूर की नज़र है कमज़ोर है और एक आंख की करीब की नज़र कमज़ोर है, तो वो फिर एक ही ऐनक में दोनों चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे, तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। और अक्सर देखते हैं कि जब सर में दर्द हो रही होती है हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। बहुत अगर आपको चीज़ें कोई छोटी नज़र आ रही है तो आई साइड का ही मसला होता है, क्योंकि जब चीज़ें आपको छोटी नज़र आ रही होती हैं तो फिर मसला ये होता है कि या तो आप उन्हें दूर से देख रहे हैं या ज़रूर से देख रहे हैं। डॉक्टर साहब का खैर शुक्रिया अदा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ज़ैर, वाकई ये चीज़ भी होती है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आप सर दर्द को जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़, उसको इग्नोर मत करें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब सर में दर्द हो रही होती है हम इग्नोर कर रहे होते हैं, हम नज़र नहीं चेक करवाते हैं, और फिर जब नज़र चेक करवाते हैं तो पता लगता है कि नज़र तो बहुत ज़्यादा वीक। और वो जो आपने सर दर्द की गोलियाँ खाई थी, वो पेन किलर खाई थी, वो किसी काम की नहीं थी। असल मसला ये था। अब बढ़ते हैं जनाब अपने क्विज की जानिब, और आज देखते हैं आज के लकी विनर्स कौन होते हैं। और पहला सवाल, मुसलमानों के तीसरे खलीफा का नाम क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो सवाल आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके सामने हैं, ऑप्शंस भी मौजूद हैं, और देखते हैं कि जनाब पहला सवाल है और पहला ही तोहफ़ा जो है वो कौन जीता है जे डॉट का। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कौन और कहाँ से मुखातिब है? वालेकुम सलाम जी, उकाब हुसैन फैसलाबाद से। अच्छा, बताइएगा इनमें से सही ऑप्शन क्या है? हजरत उस्मान। हजरत उस्मान, आपका जवाब जी बिल्कुल दुरुस्त है, और ये तोहफा जो है ये आपके नाम हुआ। और अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस सन ईस्वी में हुई? 571, 671, 751 और 175। ये चारों ऑप्शन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। सवाल भी मौजूद है
और जो सही जवाब देगा जनाब उसको मिलेगा जे डॉट का एड्रेस। और आई थिंक कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब है? वालेकुम अस्सलाम, शहताज बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी, अगर आपने सवाल सुन लिया तो दुरुस्त जवाब बताइएगा। 571। सॉरी अगेन? 571। 571, जबरदस्त जी, सही जवाब और जे डॉट का एड्रेस जी आपका जवाब ठीक है, लेकिन टीवी की आवाज़ ज़्यादा है। तो आपसे एक गुजारिश हम ये भी करेंगे कि जब आपकी हमसे बात हो रही हो, कॉल कनेक्ट हो जाए, तो टीवी की आवाज़ जो है म्यूट कर दिया करें, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है, कॉल ड्रॉप होगी तो फिर आप गिफ्ट से महरूम रह जाएंगे। तीसरा सवाल नमाज के लिए अजान की तजवीज़ के सहाबी ने दी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो जनाब सवाल आपके सामने है और ऑप्शंस भी मौजूद है और देखते हैं कि कॉलर जो है वो हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा, अपना तारुफ करवाएं। वालेकुम अस्सलाम, मैं समर बात कर रही हूँ लाहौर से। लाहौर से जी। इस सवाल का जवाब जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वाह जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त, सही जवाब जी, और जे डॉट का ये गिफ्ट आपका। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान करीम की कुल कितनी मंजिलें हैं? ऑप्शंस हैं 7 मंजिलें, 5 मंजिलें और 6236 मंजिलें और 114 मंजिलें। इंतहाई आसान सवाल है और मेरे ख्याल से तो इसमें ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी हमने ऑप्शंस दे दिए हैं। जो सही जवाब देगा जी। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, वलीद। जी जी, अगर आपने सवाल सुन लिया है तो दुरुस्त जवाब बताइएगा। जी 7 मंजिलें। वाह जबरदस्त जी, और जे डॉट का एड्रेस जी आपका हुआ। 5वें सवाल की तरफ चलते हैं जी। हमारा नामा माल लिखने वाले फरिश्तों का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं मुनकर नकीर, किरामन कातिबीन, हज़रत इज़राइल और जिब्राइल और हम देख रहे हैं कि शेखैन करीमैन। ये 4 ऑप्शंस जी आपके सामने मौजूद हैं और जो सही जवाब देगा उसको जे डॉट का ड्रेस मिलेगा। जी करम लाहौर से, इसका जवाब है जी करामन कातबीन। सही, जबरदस्त, ठीक है जी, सही जवाब है। अपना नाम भी बता दें। जी जुहेब बात कर रहा हूँ, जुहेब लाहौर से। नहीं जी, टीम इनका नाम और इनका नंबर लिख लें जी। आप जे डॉट का गिफ्ट जो है वो हासिल कर चुके हैं, ये नाम आपका हुआ। तो आज के हमारे जनाब 5 विनर्स जो हैं वो आपके सामने। आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें और जीतने के बहुत सारे मौके हैं। आगे बढ़ते हैं जी नाज़रीन, प्रोग्राम में सदाए रमज़ान में अब बात कर लेते हैं एक अहम मौजू की जो हमारे ईमान का भी हिस्सा है और इंसानियत का तकाजा भी है। रमज़ान का महीना में भूख और प्यास का एहसास दिलाता है। समाजी खिदमत नाज़रीन महज फ़ोटो सेशन नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम है जो एक बिखरे हुए मुआशरे को दोबारा से जोड़ने की ताकत रखता है। इसी मकसद के लिए जी बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे इदारे दिन रात कोशां हैं। तालीम हो, सेहत हो, हंगामी हालात हो, किसी का सहारा बनना हो, बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने यह साबित किया कि अगर नीयत सच्ची है तो वसाइल खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। तो हमारे साथ आज इस अजीम मिशन के रूह रवा चेयरमैन मियाँ उल्फत रसूल जोया साहब मौजूद है, जिनसे हम उनके फलाही सफ़र और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। उल्फत साहब, हमें बताइएगा कि ये बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की नाम भी बड़ा यूनिक है, बुनियाद रखने के पीछे क्या वजूहात थी और क्यों आपको इसकी ज़रूरत महसूस हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की वस नंबर 110 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो और लोगों की नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए। तो जब अल्लाह कह रहा है कि हम बेहतरीन हैं तो हम यकीनन हैं। आज अगर हम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं या हम परेशानियों के में डूबे हुए हैं तो अपनी जो है कम ज़र्फ़ियों की वजह से और अपनी बेअमलियों की वजह से। तो जो बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद है, इसका मकसद है कि इस पाकिस्तान में ना वसाइल की कमी है, ना टैलेंट की कमी है, ना मिनरल्स की कमी है, हर चीज़ वाफर मौजूद है जी। हमें जस्ट सिद्के दिल से हमें अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है और ये वहद अदारा है कि जो पाकिस्तान के आवाम को एक कौम के धारे में जो मुरतब करने के लिए मैदान अमल में है। और मेरी खुशकिस्मती है कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मुझे 12 साल काम करने का मौका मिला और वो बंदा अल्लाह ताला उसको दर्जात बुलंद करे
वो सिर्फ मोहसिन पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे लिए इससे बड़ी कोई शख्सियत नहीं है जिसने पाकिस्तान को सही मानों में डिलीवर किया, खुद सेक्रीफाइस किया, लेकिन पाकिस्तान के दिफा को भी महफूज बना के और पाकिस्तान के मुकाम को भी पूरी दुनिया में उजागर कर गए। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा, हम देखते हैं पाकिस्तान में हज़ारों फलाही तंजीमें काम कर रही हैं। BNW का वो कौन सा ख़ास पहलू है, इस इदारे की ऐसी क्या ख़ास बात है जो इसको दूसरों से मुमताज़ बनाती है? जी, मैं इसके जो बेस्ट नेशन का जो मिशन है एजेंडे पर आता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का फरमाना था कि उल्फत भाई, मैंने जो मेरे से हो सका था मैंने इस कौम के लिए मैंने वो डिलीवर किया। अब मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के आवाम को एक बेहतरीन कौम के दायरे में लाया जाए, तब इसकी जो कामयाबियाँ हैं वो यकीनी है। तो ये टास्क मैं आपको समझता हूँ और आपने इस पर भरपूर किरदार अदा करना है। तो इसका हमारा 3 नुकाती एजेंडा है, तालीम दोस्त, सेहत दोस्त और इंसान दोस्त, और तीनों आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे वो रियासत जो है वो डिलीवर करे या हम अपने तौर पर प्राइवेट सेक्टर में डिलीवर करें। और हमारा इसमें जो माटो है वो है तरबियत व तालीम, सेहत, महारत और रोज़गार सबके लिए। और जब तक महारत नहीं है तो तब तक रोज़गार नहीं है। और जब हम तालीम की बात करते हैं तो अगर तरबियत नहीं है तो तालीम लायानी है। तो हमने तरबियत से आगाज़ किया जो कि माँ की गोद से शुरू हो रही है, और हमें इस माशरे में बेहतरीन माओं को जो है वो तरतीब देने के लिए हम जो है उसमें भरपूर एक कैंपेन चला रहे हैं। उसमें हमारे जो हमारी यूथ को एम्पावर करने के लिए हम बेस्ट नेशन IT एंड स्किल इंस्टीट्यूट्स का जाल बिछा रहे हैं। इस वक्त 1 दर्जन के करीब IT इंस्टीट्यूट्स हमारे वर्किंग में है, और 2026 का हमारा टारगेट है कोई 100 IT इंस्टीट्यूट्स का जो हम बेस बना रहे हैं। और हमारा विजन ये है कि जहाँ ये बेस्ट नेशन IT इंस्टीट्यूट डेवलप हो गया, अगले 3 साल में वहाँ कोई डिग्री होल्डर बच्चा बच्ची बेरोजगार नहीं बचेगा। और ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, और साथ यूथ की किरदार साजी के लिए भी किरदार अदा कर रहे हैं, ताकि ये जो यूथ है यही हमारा फ्यूचर है। साहब बिल्कुल किरदार साजी के लिए काम कर रहे हैं, और आपकी यकीनन मैं समझ सकता हूँ कि जो आपके मेंटोर हैं एटमी साइंसदान, बल्कि दुनिया के बड़े साइंसदानों में जिनका शुमार होता है, आपकी ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त है कि क्योंकि उन्होंने खुद अपनी तौर पर इतने बड़े साइंसदान होने के बावजूद फुटपाथ पर बैठ कर चंदा जमा किया और ये बताया कि इंसानियत की खिदमत के लिए कुछ भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त है। हमें बताइए आपकी तरजीहात क्या क्या हैं? क्या आप समझते हैं कि सिर्फ राशन बांट देना आर्जी हल है, या मुस्तकबिल की अगर हम बात करें किसी का तब्दील करना है, उसे गुर्बत से अमारत में लेकर आना है, तो तालीम ही वाहिद हथियार है, तालीम और स्किल्स? जी यकीनन तालीम वाहिद इख्तियार है, लेकिन तालीम तरबियत के बगैर जो है वो कारगर नहीं। तरबियत बहुत ज़रूरी है। जो माँ बाप जो है उसके ज़िम्मेदार है। माँ की गोद से तरबियत शुरू होती है या फिर घर की चारदीवारी। जो पहले 5 साल हैं बच्चे के वो बड़े अहम हैं। अगर वालिदैन उनके साथ अपने बच्चों के साथ इंसाफ करें तो उनकी किरदार साजी की भी बुनियाद भी बनती है, और वो मुल्क कौम के भी जो है वो वफादार होते हैं। अब इस माशरे में जो हम देख रहे हैं, हमारा पूरा फोकस यूथ पर है। मैं पाकिस्तान की यूथ से बहुत मुतमिन हूँ, बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें कुछ जो है वो हमारी लायानी सियासी जमातें या फ़िरका वाराना जमातें या ग्रोहबंदी उन्हें मिसयूज़ कर रहे हैं, उनके फ्यूचर को भी दागदार कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी यूथ को हम जो है वो IT की जो जदीद तालीम से हम उन्हें मुज़य्यन करें, उनकी किरदार साजी भी करें, और जिनको ये 6 माह के हमने कोर्स तरतीब दिए हैं और जिनको 6 माह की हम ट्रेनिंग देते हैं उनको सर्टिफाई भी कर रहे हैं, और अगले 3 माह में उन्हें जॉब फराहम करने में भी भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये है कि आज की यूथ अगर अपने पाँव पर आ जाती है और वो खुशहाली की तरफ आती है तो यकीनन वो अपने मुल्क कौम के लिए भी बेहतरीन किरदार अदा करेगी। और इसके लिए मेरा जो हमारी यूथ है और ख़ासकर ख़वातीन हैं, उसके लिए मेरा पैगाम ये है कि वो आगे बढ़े। ये हमारी धरती माँ है, इसके लिए हमने किरदार अदा करना। बिल्कुल, मायूसी गुनाह है, और जब हम अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें तन्हा नहीं अपने हिस्से की क्षमा जलानी चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा, आमतौर पे हम देखते हैं फलाही तंजीमों पर शफाफियत के सवालात उठते हैं, तो BNW अपने जो फंड्स हैं या फंड रेजिंग के दौरान शफाफियत का कितना ख्याल रखता है? जी ये बहुत बड़ा सवाल है कि ख़ासकर खिदमत के काम में जो फ़ंड आता है वो बहुत बड़ी अमानत है,
और इसमें ख़यानत जो है ये गुनाह कबीरा की ज़मरे में आता है। तो जो वेलफेयर के अदारे किरदार अदा कर रहे हैं, जो पॉजिटिवली मैं उनको सल्यूट करता हूँ। यकीनन वो अपनी दुनिया भी संवार रहे हैं और अपने मुल्क व कौम की तामीर व तरक्की में भी किरदार अदा कर रहे हैं और आखिरत भी संवर रही है। तो हमने बेस्ट नेशन के प्लेटफॉर्म पर बड़ा शफाफियत के साथ चीज़ों को हमने रखा हुआ है और उसमें चूँकि ये नेशन बिल्डिंग का एजेंडा है तो हर इलाके में जो बेहतरीन लोग हैं, जो बड़े मुखय्यर हज़रात हैं, जो बड़े डोनर हैं, उन्हें हम अपने बोर्ड ऑफ पैटर्न में ले रहे हैं एज ए चीफ पैटर्न। और जो पढ़े लिखे जो स्कॉलर लेवल के लोग हैं और वो कहते हैं हम बड़े डोनर तो नहीं हैं लेकिन हम अपनी जो अल्लाह ने हमें जो सलाहियत दी है उसमें किरदार अदा कर रहे हैं, उन्हें हम एज ए चीफ एडवाइजर ले रहे हैं। ये भी बता दें कि डोनर्स बिल्कुल आपको देख रहे हैं, आपकी अपील पर वो डोनेट भी करना चाह रहे होंगे। कुछ अपनी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर कर दें कि अभी तक कौन कौन से माइलस्टोन्स जो हैं वो आप लोग अचीव कर चुके हैं, ताकि डोनर्स आपकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा माइल भी हों, राग़िब भी हों। जी यकीनन, मेरा जो पहला वेलफेयर का अदारा था वो रहमान फाउंडेशन है, जो आज से 22 साल पहले 3 डायलिसिस मशीनें खुद हमने डोनेट की थी, अपनी जो अल्लाह ने इस्तात दी थी। आज हमारे पास 110 डायलिसिस मशीनें हैं, रोज़ाना 300 मुस्तहिक लोगों को फ्री डायलिसिस की सहूलत फराहम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद ये वो अदारा है कि जो इस लेवल पर लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रख रहा है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नेकी कबूल करते हैं तो दूसरी नेकी करने की तौफीक अता फरमाते हैं। क्या बात। फिर मोशन पाकिस्तान के साथ जो मेरा साथ हुआ और उनकी ख्वाहिश पर एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए मैं मैदान अमल में हूँ और इसके लिए अब जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है बेस्ट नेशन IT एंड स्किल इंस्टीट्यूट्स, तकरीबन 1 दर्जन के करीब हमारे IT इंस्टीट्यूट इस वक्त वर्किंग में हैं और इसका हम जाल बिछाने चले हैं। तो उसके लिए जो डोनर हजरात हैं, जो इस धरती माँ के साथ प्यार रखते हैं, जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएं। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त आपने अपील भी कर दी और अपना मिशन भी बता दिया। उल्फत साहब, आपको बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन जो डोनर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े मुखय्यर हज़रात इस अमल में और इस नेकी में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। और बेशक इंसानियत की खिदमत ही बहुत उम्दा इबादत है और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और इस कार खैर में मदद करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने सदा